अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। जिस रूम में पहले हम रिकॉर्डिंग करते थे हम इस टाइम वहाँ नहीं हैं और बाहर से तरह तरह के परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं सो प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। नावल को रीड आउट करेंगे, हम कंप्लीट नावल रीड आउट करेंगे और आई होप कि आपको पसंद है और साथ में हमें भी, ठीक है। ये नावल पहले चैनल पे अपलोड हुआ था, ये ओल्ड नावल है। आप लोगों ने कहा था कि पिछले नावल्स अपलोड करें उस चैनल के, हम कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ देखा करें, हो रहे हैं, ठीक है। ये नावल हमारी आवाज़ में नहीं था, ना ही हमने इसे रीड किया, शायद हाँ। तो आई होप कि आपको और हमें पसंद है। नावल खून बहा बाय ज़रिश नूर। चलें रीड आउट करते हैं। एक ब्लैक मर्सिडीज तेजी से गांव की हदूद की तरफ बढ़ रही थी। ऊंची नीची पथरीली सड़क पहाड़ों को चीरकर बनाई गई थी। हर 2 किलोमीटर के बाद ढलवान आ जाती। ड्राइवर बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। इसके चेहरे पर चट्टानों सी सकती थी, आंखें जब्त की कोशिश में लाल अंगारा हो रही थी। ब्लैक कलर की कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, एक कलाई में कीमती रिस्ट वॉच जबकि दूसरी कलाई में ब्लैक कलर का एक धागा बांध रखा था। धूप की तमाज़त की वजह से इसकी रंगत धमक रही थी। गाड़ी में एसी के बावजूद इसकी पेशानी पसीने से रकलूद थी। वो गांव की हदूद पर दाखिल हुआ तो गांव में बने छोटे बड़े घरों के दरमियान में मौजूद सुरख ईंटों वाली देव का हवेली मौजूद थी। दूर से ही इसे बहुत से लोग हवेली के बाहर जमा दिखाई दिए। जिस वक्त इसकी गाड़ी वहां पहुंची, लोगों ने एक साइड पे होकर गाड़ी को रास्ता दिया और गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जिस वक्त वो गाड़ी से उतर कर हवेली के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ एक कोहराम बरपा था। इसके अजीम बाप की मैयत के पास बैठी इसकी माँ और बहनें बैन डाल रही थी। इसे देखकर इसकी माँ भागकर इस तक पहुंची और इसके गले लग गई। और रोती बिलखती माँ और बहनों को देखकर भी इसकी आंख में से एक आंसू भी ना टपका। इसने माँ का सर चूमा और बहनों के सर पर हाथ रख वो गाँव के कुछ और लोगों के साथ बाप की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के लिए ले गई। तदफीन के बाद वो डेरे पर आ गया था, जहां इसके बाप के कुछ खास लोग शामिल थे। सरदार साहब, अब आगे क्या करेंगे? सुना है सरदार सुल्तान मोहम्मद ने अपने बेटे दराब को शहर भिजवा दिया है। जरगाम अली खान ने गायब दिमागी से सब पर एक नजर डाली। सरदार आला को पैगाम भिजवा दो कि फैसला जरगे में होगा और सुल्तान मोहम्मद को पैगाम भेजें कि अपने बेटे को साथ लेकर कल जरगे में पहुंच जाए। सब ने इस बात में सर हिलाए और अपनी बंदूकें कंधों पर डालते हुए बाहर निकल गए। नूर खान, तुम यहीं रुको। इसकी आवाज़ पर वो एक साइड होकर मुअद्दब सा खड़ा हो गया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद जरगाम की आवाज़ गूंजी। नूर खान, तफसील से बताओ क्या हुआ था वहाँ। सरदार, हमारे गांव की एक लड़की के बाप ने आकर बताया था कि दराब खान और इसके कुछ दोस्तों ने इसे अगवा करके अपने डेरे पर लेकर गए, जहां इसे ज्यादती का निशाना बनाया गया था। इस शख्स की शिकायत पर जरगा बुलाया गया था। सरदार के साथ यहाँ से सिर्फ मैं ही गया था। पंचायत में सरदार आला ने दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला किया कि दराब खान को कैद कर लिया जाए, जिस पर सरदार साहब ने कहा कि इसे कैद करने के बजाय संसार किया जाए। इस बात पर सुल्तान मोहम्मद और सरदार साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद जरगा ने सरदार का फैसला मान लिया। लेकिन अचानक दराब खान और इसके आदमी ने बंदूकें निकाली और फिर दराब खान ने सरदार के सीने पे दर पे फायर किए समझ नहीं आ रही इधर क्या लिखा है, और अपने आदमियों के साथ हवाई फायरिंग करता हुआ वहाँ से भाग गया। अच्छा, जो बहुत अच्छा नावल है ना, कोई उसके नीचे कह देना कि अच्छा नहीं है, मुझे तो वही ज़ाया लगने लग जाता है मतलब ना, हम उसे कुछ कह तो नहीं सकते, मतलब हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते भाई, क्या क्या कहा जा सकता है। लेकिन कल वाला नावल आप लोगों को याद होगा ना, क्या नाम था उसका, मेरा चांद आया। कितना फ़नी था, माइंड फ्रेश करने वाला। हंस के हम तो पागल हो गए थे। और नीचे किसी ने लिखा, पता नहीं क्या लिखा, अच्छा नहीं, ऐसे कुछ पत्र लिखा था नीचे किसी ने। मैं मिनट बाद उस कमेंट को देखे जो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। भाई जो अच्छा है वो अच्छा है, ज़ाहिर सी बात है। खैर, जरगे में सब लोग मौजूद थे मां सवाए सरदार जरगाम अली खान के, जो अभी तक नहीं पहुंचा था। तभी एक साइड से धूल उठाती ब्लैक मर्सिडीज नजर आई और आकर जरगे के करीब रुकी। गाड़ी में से वाइट कलर के कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में चप्पल और से सरदार जरगाम अली खान उतरा। इलाके की कई लड़कियां इस पर मरती थी, लेकिन वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था।
ये स्पेशल क्वालिटी सारे हीरो में होती है, वो किसी को नहीं देखता। बस सरदार आला सलमान पाशा के करीब रखी चेयर पर बैठ गया। इसने अपने सामने बैठे मजबे पर एक नज़र डाली और फिर इसकी नज़र सुल्तान मोहम्मद के बगल में खड़ी ज़ैनब सुल्तान पर टिकी, जो बेनियाजी से अपनी कलाई में बंदी वाच को खोल और बंद कर रही थी। सरदार सरकाम अली खान, ये अब आपका फैसला हो गया कि आप अपने बाप के कत्ल के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। सरदार सलमान पाशा की आवाज़ पर सरदार सरकाम अली खान ने अपने सामने सर झुकाए खड़े दराब सुल्तान पर एक नज़र दौड़ाई और फिर सरदार आला की तरफ देखा। मैं खून बहा चाहता हूँ और खून बहा में ज़ैनब सुल्तान चाहिए है। सर पर स्कार्फ बांधे, आंखों में आंसू लिए ज़ैनब सुल्तान ने ज़रकाम अली खान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पथरीले तासरा थे। इसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन इससे पहले सुल्तान मोहम्मद खड़े हो गए। मुझे मंजूर है। और ज़ैनब खान सुल्तान गंग सी दो मर्दों को देख रही थी। गंग सी आएगा, एक जो रिश्ते में इसका बाप था और दूसरा सरदार ज़रकाम अली खान, जो आज नफरत के रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर रहा था। इसने अपनी माँ की तरफ देखा और इसने भी बेटे की मोहब्बत में नजरें फेर ली और फिर एक उम्मीद से इसकी नज़र ज़रकाम अली खान पर टिक गई, जिसने आंसू से लबरेज इसकी आंखों में देखा और फिर कुछ कहने के लिए लब वाह किए, लेकिन कुछ सोचकर होंठ भींच से और ज़ैनब सुल्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। मैं चाहता हूँ अभी इसी जरगे में हमारा निकाह हो। इसकी बात पर सुल्तान मोहम्मद थोड़ा तजब्जुब का शिकार नजर आया, लेकिन वो ज़ुबान दे चुका था। आनन फानन वहाँ मौलवी साहब को बुलाया गया और ज़ैनब सुल्तान को भाई की जान के अवज़ भेज दिया गया। वो ज़ैनब सुल्तान से ज़ैनब ज़रकाम अली खान बन गई। निकाह होते ही ज़रकाम अली खान अपनी जगह से खड़ा हो गया और एक नज़र ज़ैनब सुल्तान पर डालकर वह दराब खान के बराबर आकर खड़ा हो गया। और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सबने बस दराब खान को नीचे गिरते देखा था और सबकी नज़रें ज़रकाम अली खान के हाथ में मौजूद पिस्टल पर थी, जिसमें से 6 फायर हुए थे और इसने 6 की 6 गोलियां दराब खान के सीने में उतार दी थी। सब शिशरत से खड़े होके हैं आगे कितना, मतलब जब ऐसे होता है ना तो बस चले जाते हैं। इसने तो मार ही दिया। सुल्तान मोहम्मद तेजी से ज़रकाम अली खान की तरफ बढ़ा और इसे गिरबान से पकड़ना चाहा, लेकिन ज़रकाम अली खान ने बीच में इसके हाथ पकड़ लिए। सुल्तान मोहम्मद, इसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए, मैं सरदार ज़रकाम अली खान हूँ जो अपने फ़ैसले खुद करता हूँ। अपनी बेटी तुमने खून बहा में दी है और तुम्हारे बेटे की दूसरी सज़ा अभी बाकी थी, जो मेरे बाप ने और इस जरगे ने तय की थी। इसके साथ ही वो इसके हाथ छोड़ता हुआ ज़ैनब सुल्तान पर एक नज़र डालता हुआ वहाँ से निकल गया। ज़ैनब सुल्तान भाई की मैयत पर बैठी आंसू बहाती रह गई। सुल्तान मोहम्मद की हवेली में एक कोहराम बरपा था। इसकी माँ बहन डाल रही थी। इसका छोटा भाई माँ और बहन को आंसू बहाते देख रहा था। ज़ैनब सुल्तान तो हैरान थी, कैसे सख्त दिल शख्स से इसका निकाह हुआ था, जिसने इसके भाई की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी सोचा नहीं तो वो इसके साथ क्या करेगा। अपने जवान भाई को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखकर इसके दिल में शख्स के लिए बेतहाशा नफरत उभरी थी। जब इसका बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा दे रहा था तो वो अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोती। वो हवेली में दाखिल हुआ तो इसकी माँ उछले हुलिये बिखरे बालों से इसके आगे बैठ खड़ी थी। इस सब का कोई फ़ायदा हुआ वैसे? ये तो हम एंड पे बात करेंगे ना। ज़रकाम, बताओ अपने बाबा जान के खून का बदला लिया है कि तुम नहीं? वो माँ को बाहों में भरकर कमरे में ले आया। माँ आप आराम करें। नहीं ज़रकाम, पहले बताओ अपने बाप का बदला लिया है कि नहीं? इसने माँ के कदमों में बैठकर अपने हाथ इनके घुटनों पर रखकर इस बात में सर हिलाया। क्या किया है? उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने कड़ेल जवान बेटे को देखा। ज़ैनब सुल्तान से निकाह करके आ रहा हूँ। इसकी माँ ने शाकी नज़रों से इसे देखा और अपने घुटनों पर रखे इसके हाथों को झटके से परे धकेला। वो उठकर माँ के बराबर बैठ गया और इन्हें अपने हिसार में लेकर अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपने पिस्टल की 6 गोलियां इसके सीने में उतार कर आ रहा हूँ। ऐसे शख्स दुनिया में रहने का कोई हक नहीं था। अम्मू जान, आपको क्या लगा आपका बेटा बुज़दिल है जो अपने बाप की नाश पर निकाह करके आएगा? मैं तो अपने दुश्मनों को दोहरी सज़ा देना चाहता हूँ। वो अपने बेटे के लिए भी रोएगा और बेटी के लिए भी। इसने क्या समझा इसका बेटा दूसरों की इज्जतों से खेलेगा और दूसरों की जान लेगा और इसे पूछने वाला कोई नहीं होगा? लेकिन ज़रकाम, इस लड़की का कोई कसूर नहीं। तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें लगा था सास मारेगी इसे। शुक्र है ये वो नहीं मारने वाली नहीं निकली। अच्छा, हमने कल पूछा था किसने ईद की शॉपिंग की, तो मोस्टली लोग कह रहे थे कल ही। मोस्टली बल्कि 1-2 ने कहा था, जवाब ही 1-2 ने दिया। अच्छा, किस रंग का ड्रेस लिया आप लोगों ने? यही बताइएगा बस। इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी फैमिली से थी और इनके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। अम्मू जान, ओज़गल और आबरू कहाँ हैं? ओज़गल को असफर खाना खिला रहा है और आबरू अपने कमरे में है। आपने खाना खाया है? नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। चले फिर चल के खाना खाते हैं। वो माँ को थाम कर अपने साथ बाहर ले आया और मुलाजमों को खाना लगाने के लिए कहा। तो मेरा शेर बेटा है, मेरा शेर बेटा है, तुझे बड़े होकर
जरगाम अली खान से अपने भाई का बदला लेना है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुमने इसे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा करना है। ये सब सुनती ज़ैनब आगे बढ़ी और मगरात, ऐसी उसका नाम है, को अपनी बाहों में भर लिया। बाबा, आप इसके दिमाग में कैसी बातें डाल रहे हैं? एक बेटे को कुर्बान करके आपको सुकून नहीं मिला, जो दूसरे को भी वही सबक पढ़ा रहे हैं? खुदा का वास्ता है, आपको भूल जाएं इस सबको और सुकून से जिए, खुद भी और दूसरों को भी सुकून से जीने दें। बात के अख्ताम पर इसने बाप के आगे हाथ जोड़ दिए। हाँ, ठीक कह रही है तू। सबसे पहले तो मैं तेरा बंदोबस्त करता हूँ। बहुत चलने लगी है तेरी जबान। तू अपना सामान पैक कर ले। कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले तू यहाँ से इस्लामाबाद अपनी फुप्पो दुर्दाना के पास पहुंच जाएगी और वहीं वो तेरा निकाह अपने बेटे सफ़ीर से करवा देंगी और तेरा बोझ मेरे सीने से उतरेगा। बेटियां बाप के काम आती हैं और तू नकारा कमबख्त कहीं की मेरे बेटे को खा गई। मैंने क्या किया है बाबा? और ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा निकाह हो चुका है, आप निकाह पे निकाह करवाएंगे? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। चटाक, चलो जी, आगे गल सी की आवाज़ के साथ एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। इसका होंठ का किनारा फट गया था, जिसमें से खून की नन्ही नन्ही बूंदें निकलकर इसकी थोड़ी पर पहुंच आई थी। सुल्तान मोहम्मद ने आगे बढ़कर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। खबरदार, अगर इस निकाह का नाम भी लिया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नज़ाकत, नज़ाकत, उन्होंने अपने ड्राइवर को आवाज़ दी। नज़ाकत, इस लड़की को लेकर अभी के अभी निकलो ताकि सुबह होने तक ये इस्लामाबाद पहुंच जाए। रात के पिछला पहर था, हर तरफ फूका आलम था। वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पथरीली सड़क होने की वजह से गाड़ी हिचकोले खाती जा रही थी। ज़ैनब सुल्तान खामोशी से आंसू बहाती अपने नसीबों पर मातम कना थी। वो अपने ख्यालों से इस वक्त निकली जब एक और गाड़ी की हेडलाइट्स इसकी आंखों पर पड़ी और ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोक दी। कौन है? नज़ाकत, बीबी जी जरगाम अली खान है। और ड्राइवर की बात पर वो पूरी जान से काम की थी। तभी ज़ैनब ने इसे अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। इसने खौफ से आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो वो अपने छा जाने वाली शख्सियत के साथ खड़ा था। नज़ाकत, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस्लामाबाद। ओके, अच्छी बात है। ज़ैनब ने इसे कोट की जेब से कुछ निकालते देखा। अगले ही लम्हे इसने एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया था। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ज़ैनब ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद लेने से बेहतर मरना चाहूँगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भी जीना पड़ेगा ज़ैनब सुल्तान। और हाँ, मैं जानता हूँ ऐसा वक्त आएगा, इसीलिए दे रहा हूँ। इसने इसकी मुट्ठी खोलकर इसमें वो कार्ड रखते हुए इसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली और दरवाज़ा बंद करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। हमें तो लगा था यहाँ पे उसे किसी हिड़ता हुआ लेके जाएगा। क्या सोच रहे हो? गाड़ी एक साइड पे हो करके इसने इनकी गाड़ी को गुजरने की जगह दी और गाड़ी पास से गुजरने पर ज़ैनब को हाथ के इशारे से कॉल करने की याद दहानी करवाई, जिस पर इसने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। ईद की वजह से बहुत मसरूफियात है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे कलम उठाने पर मजबूर किया। अच्छा, ये राइट है ना लिखा है? हमें लगा उधर लिखा हुआ है। इसकी आंख खुली तो सूरज और बादलों में आंख मचोली जा रही थी। इसने वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वह तकरीबन 5 घंटे सोई थी। नज़ाकत दिलजमी से ड्राइविंग कर रहा था। नज़ाकत, कितना रास्ता रह गया है? बस बीबी जी, हम लोग इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। एक के घर के सामने गाड़ी रोककर ड्राइवर नीचे उतरा और सामने बने गार्ड्स के कैबिन में थोड़ी देर गुफ्तो शनीद के बाद लौट आया और आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। चौकीदार ने गेट वाक किया और ड्राइवर गाड़ी अंदर ले गया। बीबी जी, हम पहुंच आए हैं। वो मरे कदमों से नीचे उतरी तो सामने ही लॉन में सफ़ीर और दुर्दाना बेगम बैठे थे। वो दोनों इसे देख चुके थे, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी खड़े होने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। इसके सलाम के जवाब में दुर्दाना बेगम दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गई, जबकि सफ़ीर ने रूखा सा जवाब दिया। बैठो। सफ़ीर ने इसे बैठने की दावत दी। नहीं, बैठने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों आई हो यहाँ? अब की बार आवाज़ दुर्दाना की तरफ से आई थी। बाबा ने भेजा है। खबर मिली थी मुझे। तुम तो दुश्मन के बेटे से निकाह करके आ रही हो। मैंने इससे निकाह नहीं किया, मेरा निकाह इससे करवाया गया है। अरे, तेरे तो बड़े पर निकल आए हैं। मेरे मुंह पर ऐसे फंकार के बोल रही है। ज़ैनब ने हैरान नज़रों से औरत को देखा जो रिश्ते में इसकी फूफी थी। हाय अल्लाह जी, नावल में ऐसे ऐसे फूफे दिखाते हैं, कहा के लोगों को लगा ऐसी फूफियाँ ही होती हैं बस। मुलाजिम हुसैन, उन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। तभी एक मरनी सी शक्ल वाला छोटे से कद का लड़का बाहर आया। जी बेगम साहिबा, इस लड़की का सामान अंदर ले जाकर गेस्ट रूम में रख दो। आओ जी, आपका कमरा दिखा दूँ। वो मुलाजिम की मैयत में अंदर चलती। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो ज़ाहिरा बेगम जाए नमाज पर बैठी थी। वो खामोशी से बेड पर बैठ गया और इनकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो जाए नमाज फोल्ड करती इसके करीब आई और इसके चेहरे और सीने पर कुछ पढ़कर भूंका। जरगाम अली खान ने आंखें बंद कर ली। जब वो इसके बराबर बैठी तो इसने आंखें खोल दी। अम्मू जान,
मैं आज वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। जरगाम, उन्होंने बेयकीनी से बेटे को देखा। तुम अपनी माँ और बहनों को अकेले छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ चलें। जरगाम, इनकी आवाज़ में एक धार थी। तुमने अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने घर और यहाँ के लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्का नहीं थी जरगाम अली खान। जानते हो कितने लोगों की नज़रें तुम पर टिकी है और तुम्हें अपना सरदार मान चुके हैं। तुम इनका यकीन हो, इनकी उम्मीद हो। लेकिन अम्मोजान, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल चल रही दुश्मनियाँ, खून खराबा। ज़ाहिरा खातून ने एक चुपती नज़र जरगाम के चेहरे पर डाली। फिर ज़ैनब सुल्तान से निकाह क्यों किया है? ज़ाहिरा खातून ने इसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े वो सवाल किया जैसे वो पिछले 10 दिन से भाग रहा था। इसने खामोश नज़र माँ पर डाली और अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जरगाम, जवाब देकर जाओ, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ पूछा है। इसने एक दर्द भरी नज़र से अपनी माँ को देखा। इतनी जालिम क्यों बढ़ रही है? आज जो बात मैं सोचना भी नहीं चाहता वो मेरे मुंह से कहलवाना चाहती हैं। जरगाम, क्यों? अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो तुम जरगाम अली खान? वो तुमसे बहुत छोटी है और वो कुछ भी नहीं जानती। तो इसे जानना होगा कि इसकी ज़िंदगी को मैं जहन्नुम बनाऊंगा जैसे मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी है। जरगाम कमज़ोरों से बदला नहीं लेते। वो कमज़ोर नहीं है मुजान, फ़ाइका सुल्तान की बहन है, इसके जैसे ही होगी। जरगाम, तुम्हारी भी बहनें हैं? हाँ हैं, लेकिन मेरी बहनें फ़ाइका सुल्तान जैसी नहीं हैं। वो इस वक्त लाउंज में बैठी थी। ये आपस की दुश्मनी के अलावा भी कुछ है। घर में दुर्दाना बेगम और सफ़ीर दोनों ही नहीं थे, इसलिए वो पूरी आज़ादी से बैठी हाथ में ड्राई फ्रूट की ट्रे लिए चैनल सर्च करी थी जब एक शख्सियत को देखकर उसका हाथ रुक गया। जहाँ न्यूज़ कास्टर कह रही थी, आइए हम आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ इस वक्त पाकिस्तान से प्रेस ओके ये ZAK है के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साउथ एशियन हेड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्लैक कलर के थ्री-पीस सूट में मलबूस, हाथों में फाइल्स पकड़े वो बहुत कॉन्फिडेंस से आकर सबको सलाम करता हुआ चेयर संभाल रहा था। सर, हमने सुना है कि आप अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो रहे हैं। जरगाम अली खान ने मुस्कुराकर सिमत देखा जिस तरफ से सवाल आ रहा था। जी, आपने सही सुना है, मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो रहा हूँ। सर, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं ये जॉब जारी नहीं रख सकता। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था और ज़ैनब सुल्तान आंखें फाड़े मुंह खोले ये सब देख रही थी। वो मुतासरकुन और हैरान नज़रों से इसे देख रही थी, जो अपने इलाकाई हुलिये में तो खूबसूरत लगता था, लेकिन आज इसे मॉडर्न ड्रेस में देखकर वो बहुत ही मुतासर नज़र आ रही थी। तभी इसके मोबाइल पर रिंग हुई। इसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की। ज़ैनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने जरगाम अली खान से निकाह कर लिया है? जानती हो वो बहुत बड़ा कमीना है, तुम नहीं जानती ज़ैनी इसने मेरे साथ क्या किया था? ज़ैनब ने मोबाइल कान से हटाकर इसे घूरा जैसे मोबाइल की जगह फ़ाइका सुल्तान इसके सामने हो। आपी, क्या इसलिए आपने मुझे इतने अरसे के बाद कॉल की है? मेरी जानी, मुझे बाबा ने बताया कि तुमने इससे निकाह किया है, तो मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ। अच्छा, बाबा ने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने ये निकाह क्यों करवाया है? खुद करवाया है अपने बेटे की जान बचाने के लिए? ज़ैनी, बाबा ने चलो जो भी किया, लेकिन देखो तुम इसे कॉल करो और इसे कहो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। वो जो मुतालबात रखे वो मान लेना, लेकिन अपनी जान छुड़वा लेना। फ़ाइका ने तो अपनी कहकर कॉल बंद कर दी और ज़ैनब अब मोबाइल हाथ में लिए अजीब कश्मकश में थी। कॉल करूं या नहीं? वो हाँ और नहीं के दरमियान में लटकी हुई थी। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल टहल कर थक गई थी। फिर इसने अपने हैंड बैग में से वो कार्ड निकाला जिसमें जेली हरूफ में लिखा था ZAK, हेड ऑफ यूनिसेफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर साउथ एशिया। इसके नीचे इसका नंबर लिखा था। इसने नीचे कांपते हाथों से इसका नंबर सेव किया और फिर काफ़ी देर की कश्मकश के बाद कॉल कर ही ली थी। बेल जा रही थी, 1 2 3 और फिर माउथ पीस से इसकी गंभीर आवाज़ इसके कानों से टकराई। हेलो हेलो। ज़ैनब का दिल धक धक करता पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। ज़ैनब ने जल्दी से कॉल काट दी और मोबाइल साइड बेड पर फेंक दिया जिसे वो इसे अभी भी देख रहा हो। तभी इसके व्हाट्सएप पर मैसेज मसूल हुआ। इसने व्हाट्सएप खोला, सामने इसके नाम का मैसेज था। इसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। ज़ैनब, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, रात को कॉल करता हूँ। ज़ैनब सुल्तान कंग सी अपनी जगह पर बैठती चली गई। क्या इसके पास मेरा नंबर पहले से है? इसे शक से खौफ महसूस हुआ और फ़ाइका की बातें सच लगी। इसने इससे बात न करने का तहिया किया और चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगी। रिस्पॉन्स अच्छा, ओके, ये राइटर ने लिखा है।
जरगाम अली खान का आज ऑफिस में आखिरी दिन होने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। उठने से पहले अचानक इसे ख्याल आया कि आज इसे ज़ैनब ने कॉल की थी और इसे काम ज़्यादा होने की वजह से मौका ही नहीं मिला। ज़ैनब को कॉल मिलाते वो ऑफिस से निकला था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसने वक्त देखा तो रात के 12 हो रहे थे। इसने सोचा वो सो चुकी होगी तो कॉल डिस्कनेक्ट करके पॉकेट में रख दिया। वो गाड़ी का लॉक खोल रहा था जिस वक्त इसके मोबाइल में रिंग हुई। इसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर इसके चेहरे पर पथरीले तासरात नमूदार हुए। क्यों कॉल की है? वो बोला तो उसकी आवाज़ में चट्टान उसी सकती थी। तुमने मेरी बहन से निकाह किया है? एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो तुम। फ़ाइका तिलमिला कर बोली। हाँ हूँ, और ये सब मैंने आपसे ही सीखा है मिस फ़ाइका सुल्तान साहिबा। अब की बार वो बोला तो इसकी आवाज़ में तंज़ की अमेजिश थी। जो खेल तुम खेल रहे हो इसमें हार जाओगे। तलाक दे दो ज़ैनब को। अच्छा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जरगाम अली खान, भूल जाओ सब जो हुआ था। भूल जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वो इसे तेज दिला रहा था। ज़ैडे के वो मेरी बहन है, वो अब मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, फिर अब मुलाकात कोर्ट में होगी। हम खुला के लिए कोर्ट जाएंगे। मैं एक बार फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगी। तुम याद रखोगे किससे पंगा ले रहे हो तुम। ओके, बेस्ट ऑफ लक मिस फ़ाइका सुल्तान। ज़ैनब की आंख सुबह के 4 बजे खुली। इसने वक्त देखने के लिए मोबाइल उठाया तो सामने जरगाम की मिस्ड कॉल्स देखकर उठकर बैठ गई और इसी वक्त इसका नंबर डायल किया। 2-3 बैल्स के बाद कॉल उठा ली गई। जरगाम अली खान की खुमार आलूद आवाज़ इसके कानों से टकराई। हेलो की आवाज़ सुनते ही ज़ैनब ने जल्दी से कांपते होंठों से अपनी बात इसके सामने रखी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मुझे आप जैसे शख्स से शदीद नफरत है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरी जान छोड़ दें। आप हैं कौन? इसकी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में जो सवाल किया गया वो सुनकर वो थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गई। चलो जी वो तो सब पहचान ही नहीं रहा। आपने कितनी लड़कियों से शादी कर रखी है? मैं ज़ैनब सुल्तान हूँ। जी को लंबा खींचा गया। जी क्या? कुछ नहीं। आपने मुझे इस वक्त ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं आपका पीछा छोड़ दूँ? अगर मैं ना कर दूँ तो फिर आप क्या करेंगी? ज़ैनब खामोशी से होंठ काटने लगी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। ज़ैनब, जरगाम अली खान, मैंने आपको पूरे एक गांव के सामने अपनाया है। अब आप मेरी मलकियत है। मैं जब चाहूँ आपको अपने घर ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वक्त देना चाहता हूँ। आपके भाई ने जो किया इसकी सज़ा तो आपको भी मिलेगी। जी, और आप बहन के किए की भी। ज़ैनब की तरफ से फौरी जवाब आया था जबकि दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ जानती होगी। जी हाँ, इसकी भी। इसकी सर्द आवाज़ ज़ैनब के कानों से टकराई और साथ ही टून टून की आवाज़ के साथ गाल काट दी गई थी। ज़ैनब ने गुस्से से मोबाइल दूर फेंका लेकिन एहतियात के साथ कि मोबाइल को कोई नुकसान न पहुँचे। ये तो हमारे वाले साहब है, मोबाइल फेंकना भी आता, बेड पे फेंको गुस्से से, कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि बाद में गुस्सा उतर जाता है मोबाइल ना रहा तो। क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये मोबाइल ख़राब हो गया तो इसे नया मोबाइल किसने नहीं ला कर देना, किसी ने, सॉरी। ये एक प्राइवेट अस्पताल की सर्जिकल वार्ड थी जहाँ इस वक्त इसके सामने एक जिंदा लाश मौजूद थी। वो धीरे से चलता हुआ इसके बेड के करीब रखे बेंच पर बैठ गया और बहुत सी नलकियों में जकड़े इसके हाथ को अपने हाथों में लिया। जानती है मेरा निकाह हो चुका है, मैंने शादी कर लिया है, लेकिन आप तो थी ही नहीं मेरी शादी पे। आप कितना सोती हैं, आपकी ये नींद पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही। सालों हो गए हैं मुझे आपके जागने का इंतज़ार करते हुए। आपको मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, वरना आप मेरे जगाने पर एक हाथ तो उठ जाती। एक बार तो सॉरी। सामने लेटे वजूद की आंख से आंसू निकलकर इसके कान की जाने भागने लगा जिसे इसने अपने पोरों पर चुन लिया। मैं जानता हूँ आप सुन रही हैं। आप अपने आंसू से मुझे ब्लैकमेल कर देती हैं लेकिन उठती नहीं है। इसने इसकी पेशानी का बोसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो गहरी नींद सोई हुई थी जब किसी ने इसे झंझोड़ कर जगाया। इसने पट से आंखें खुली और सोई जागी कैफियत में समझने की कोशिश करने लगी कि इसके साथ क्या हुआ है। तब इसकी आंखों के सामने फ़ाइका का चेहरा लहराया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और जमाई लेते हुए इसे हाथ से रोकने की नाकाम कोशिश की। बिया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा शोहर नामराद आज किधर है? इस सब को छोड़ो, तुम उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने आई है? वो क्यों? तुम पहले फ्रेश हो जाओ। वो बालों को जोड़े की शक्ल में बांधती वाशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो ग्रीन कलर के कमीज शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर फैला रखा था। वो आईने के आगे खड़ी अपने बाल बनाने लगी। वो तुम्हारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। फ़ाइका को बात का आगाज़ करने के लिए कोई मौजूद चाहिए था। नहीं। क्यों? अब के आपके और बाबा की वजह से। हमेशा की तरह ज़ैनब ने अपनी बात बरमला कही। लेकिन मैं तुम्हारी जगह पर नहीं और तुम मेरी और बाबा की जगह पर नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी तुम्हें भी अब खुद तस्लीम कर लेनी चाहिए। अच्छा? वो फीकी सी हंसी इसलिए कि ये सितमगर अपनी वजह नहीं बदलेंगे। आप तो बिल्कुल बाबा के सांचे में ढलती जा रही हैं, लेकिन शायद मैं इस दास्तान का वो किरदार न बन सकूं।
फ़ाइका ने जल्दी से मौजू बदल दिया था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे साथ चलो, हमें एक जगह जाना है। वो खामोशी से इसे देखने लगी, जिस पर फ़ाइका ने नज़रें फेरी। फूफो से इजाज़त ले ली है मैंने। फ़ाइका ने इसे लिए इस्लामाबाद के मशहूर बैरिस्टर शहरयार अफीदी के पास आई थी। सर, हम लोग खुला का केस दायर करना चाहते हैं। फ़ाइका की बात पर ज़ैनब हैरान होकर इसे देखने लगी। आप ये क्या कर रही हैं? कह रही हैं, सॉरी। चलें यहाँ से, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। वो फ़ाइका को बैरिस्टर शहरयार के चैम्बर में छोड़कर बाहर निकल आई। जल्दबाजी की वजह से वो राहदारी मुड़ते हुए सामने से आती शख्सियत को न देख सकी और इसके सीने से जा टकराई। सामने वाले ने इतनी ही तेज़ी से इसे पीछे किया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी जगह मुंजमद हो गए। ब्लू कलर के 3-पीस सूट में मलबूस, आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए, वो वही था। ज़ैनब। फ़ाइका की आवाज़ पर ज़ैनब होश की दुनिया में लौटी, जबकि इसके इसके वेट, फिर इंग्लिश दरमियान में लिखी है, फ़िक्र जोड़ना पड़ेगा हमें। हाँ, जबकि ज़ैटे के को सामने खड़े देखकर फ़ाइका तेज़ी से आगे बढ़ी और ज़ैनब को पीछे धकेलते हुए ज़रग़ाम के सामने खड़ी हो गई। फ़ाइका को देखकर वो इधर-उधर देखने लगा और फ़ाइका की साइड से निकलने लगा जब इसने ज़रग़ाम का बाजू दबोच लिया। ज़रग़ाम ने नफ़रत से इसका हाथ अपने बाजू से झटका। क्या मसला है आपके साथ? यहाँ कौन सा तमाशा करना चाहती हैं? अब वक्त बदल गया है, अब जैसों को मैं इनकी औकात याद दिलाना जानता हूँ। और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना मुझे ज़रग़ाम अली खान से ज़ीनिया अली खान का भाई बनते देर नहीं लगेगी। ये कहकर वो ज़ैनब सुल्तान की तरफ मुड़ा। आज तो तुम मुझे यहाँ नज़र आ गई हो, आइंदा अगर इस तरफ का रुख किया तो नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। ज़ैनब सुल्तान, खुला के बारे में सोचना भी मत। वो उंगली उठाकर बाउंड करते हुए अपनी कोट पर आई नदीदा शिकन को दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि ज़ीनिया के नाम पर फ़ाइका पर सख्तादारी हो गया था। आपी, ये मकाफ़ात अमल है, आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। अगर रब ने मेरी किस्मत में वो हिसाब देना लिख दिया है तो वो मुझे देना ही होगा। आपने जो किया था वो गलत था, और अब बस मेरी तलाक के बारे में सोचिएगा भी मत। मैं ये दाग सर पर नहीं सजाना चाहती। फ़ाइका गहरी सी सोच में थी। चलो अभी तो घर चलते हैं। वो बहुत रेश ड्राइविंग कर रहा था, इसका दिमाग हो रहा था। फ़ाइका सुल्तान को रूबरू देखकर आज वो फिर से माजी में पहुंच गया था। बाबा जानी सच? इसकी पुरजोश चहकती आवाज़ ने मोहम्मद अली खान के चेहरे पर सुकून बिखेर दिया। हाँ बेटा, सच में मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देख सकता। और अम्मू जान, इन्हें कौन समझाएगा? इन्हें समझाना मेरा काम है। सच में तुम इन्हें मना लोगे? जी नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हो मना लूँगा? क्योंकि मैं इन्हें मना चुका हूँ। वो खुशी से भागकर आकर ज़रग़ाम अली खान के गले से झूल गई थी। मेरा प्यारा लाला। ज़ीनिया ने प्यार से इसके दोनों गाल चूम लिए थे। वो जब भी बहुत खुश होती थी इसे लाला कहती थी और इसे पूरे 4 साल बड़ी थी। लेकिन जवानी की दहलीज को पहुंचता ज़रग़ाम अली खान कद-काठ में इससे बड़ा ही लगता था। ज़ीनिया अली खान ने अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप किया था और अब वो मज़ीद पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जाना चाहती थी। लेकिन ज़ायरा खातून चाहती थी कि बस वो इसकी शादी करते और फिर अम्मूजान की नाना करने के बावजूद वो इस्लामाबाद चली गई थी, जहाँ वो हॉस्टल में रह रही थी। इससे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में 1 महीने के बाद ही जब ज़रग़ाम इससे मिलने गया तो वो इसे बहुत परेशान नजर आई। अपिया, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो वैसे ही वहम कर रहे हो। इसने डालने की कोशिश की, लेकिन ज़रग़ाम खान जान छोड़ने वालों में से नहीं था। अपिया, आप मुझे अभी बताएंगी कि क्या हुआ है? इन्हें तो मैं अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा। वो छोटा होने के बावजूद भाई होने का पूरा जम दिखाता था। वो कशमकश का शिकार थी कि बताए कि नहीं। इसने अपने और ज़रग़ाम के दरमियान मौजूद फासले को ख़त्म करते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। ज़रग़ाम, वो फ़ाइका सुल्तान भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मुझे इससे डर लगता है। इसने बहुत सोच विचार के बाद बहुत सी बातें हज़फ करके एक जुमले में अपनी परेशानी से बताई। अपिया, क्या चीज़ है आप भी? वो कोई चुड़ैल है जो आपको इससे डर लगता है? आप तो मेरी बहुत बहादुर बहन है। इसकी बात पर ज़ीनिया ने मुस्कुराते हुए सर इसके बाजू के साथ टिका दिया और ज़रग़ाम अली खान के दिमाग में बस एक नाम महफूज हो गया था जिससे इसकी बहन खौफज़दा थी, फ़ाइका सुल्तान। ज़ीनिया डायरी लिखती थी और जब ज़रग़ाम के हाथ पर डायरी लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनी के पहले दिन वो क्लास में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी जब वहाँ फ़ाइका अपने कुछ दोस्तों के साथ आ थमकी। ज़ीनिया के हाथ कांपने लगे, लेकिन इसने खुद को मजबूत करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश की जब एक लड़का इसके सामने आकर रुक गया। अरे सोनियो, कहाँ चल दिए? हम तो अभी आए हैं, दीदार तो करने दें। इस लड़के ने इसके गाल को छूने की कोशिश की, लेकिन ज़ीनिया ने इसका हाथ झटक दिया। वो लड़का गजबनाक होकर इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही लड़कों का एक और ग्रुप वहाँ पहुँचाया जिसका ग्रुप लीडर फौजान याह्या एक सुलझा हुआ लड़का था। इसे देखकर फ़ाइका और उसके दोस्त निकल गए, जबकि फ़ाइका सुल्तान ने जाते जाते मुड़कर इसकी तरफ देखा और अंगूठे के इशारे से इसे लूज़र का निशान बनाती निकल गए। वो अपनी जगह पर ढेर सी गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर वहाँ से जा सके। तभी फौजान याह्या की
कि इस पर नजर पड़ी। एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? इसकी आवाज़ पर जीनिया ने सर उठाकर से देखा और इस बात पर सर हिलाया जिस पर वो इस टटोलती नज़रों से देखता वहां से अपने ग्रुप के लड़कों के साथ चला गया। गाड़ी एक झटके से रुकी थी और जरगाम माजी को पीछे छोड़ता वहां में हाल में लौटा था। वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था। आज से वो हमेशा के लिए अपने गाँव जा रहा था जहाँ इसकी माँ और बहनें इसकी मुंतजिर थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो पूरे फ्लैट में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाज़ा लॉक करके अपने कमरे में आया और स्टडी टेबल पर ढेर आ गया। इसने हाथ मारकर टेबल लैंप ऑन किया और सुर्ख जिल्द वाली डायरी हाथ बढ़ाकर करीब कीड़ी से खोल दिया। वो इस डायरी को कई बार पढ़ चुका था और हर रोज़ रात को वही डायरी पढ़ता था और एक नई अजियत का शिकार होता था। वो कैसा भाई था जो अपनी बहन की हिफाजत ना कर सका। जीनिया छुट्टियों पर घर आई हुई थी और अपनी डॉक्टरी का रोब अम्मूजान पर खूब जमा रही थी। परफेक्ट अम्मूजान, आज तो आपका बीपी बिल्कुल सेट है। जायरा का बीपी चेक करके जीनिया ने स्टेथोस्कोप समेट कर अपने बैग में रखा और मुस्कुरा कर माँ को देखा जो खासी फ्रेश लग रही थी। एक साइड पर बैठे जरगाम ने बहन को देखा जो माँ की एक एक टैबलेट को उठाकर देख रही थी और इन्हें बता रही थी कि कौन सी दवा कौन सी बीमारी के लिए है। वो जानता था इसकी अवलीन ख्वाहिश थी कि वह डॉक्टर बनेगी, लेकिन घर में सबको मनाते मनाते ही इसके लिए एक साल ज़ाया हो गए थे। इसके कई साल ज़ाया हो गए थे। यूनी में फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी सेकंड पोजीशन आई थी और वो बहुत से प्रोफेसर्स की नज़रों में आ गई थी। वो इस दिन बहुत खुश थी। इसने कॉल करके जरगाम को अपनी कामयाबी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुआ और फिर बारी बारी सबसे बात करने के बाद वो सरशार से कैंटीन चली गई जहाँ फ़ाइका और उसके चंद दोस्त बैठे थे। फ़ाइका दुर्दाना बेगम के पास मुकीम थी। तभी वहाँ फौजान याह्या ने जीनिया को प्रपोज किया था। इसका तल्लुक एलिट क्लास था लेकिन वो नहीं जानता था कि जीनिया अली खान जहाँ से तल्लुक रखती हैं वहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो जीनिया के सामने बैठा इसके जवाब का मुंतजिर था जबकि वो इसकी सरकत पर थर थर काँप रही थी। जीनिया ने अपनी गिर्द एक नज़र डाली और नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से चलती, जबकि एक टेबल पर बैठी फ़ाइका सुल्तान इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर चुकी थी। जीनिया को काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसकी यूनी में किसी के साथ दोस्ती तो थी नहीं कि जिसे वो बताती। वो बस स्टडी सहमी से इधर उधर देखती रहती। एक दिन इसने फ़ाइका को कुछ लड़कों के साथ देखा जिन्हें वो कुछ पैसे दे रही थी और वो कुछ राजदारी बरत रही थी। सीनिया को देखकर वो मुस्कुराकर इसके पास चली गई और फिर देखती देखती इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती होगी। एक पौधा होता है आक जिसके पत्ते नरम और मुलायम होते हैं और इसकी टहनियाँ नाजुक सी होती हैं जो हल्के से झटके से टूट जाती हैं। इस पौधे पर बाहर कोई कांटे नहीं होते और इसकी शाखों पर नन्हे नन्हे सफ़ेद फूल खिलते हैं जो अंदर से गहरा नीला रंग लिए हुए होते हैं। लेकिन इस पौधे के सब्ज़ पत्तों की रगों में दौड़ता सफ़ेद दूध इस कदर जहरीला होता है कि जो किसी की आंखों में गिरे तो वो अंधा कर दे। इंसान तो खैर नहीं, लेकिन जानवर भी इसे खाना पसंद नहीं करते। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं, बाहर आग के पत्तों की तरह नरम व मुलायम और अपने अंदर नफरत का एक जहां पाले रखते हैं। किसी भी जहरीले कीड़े के कांटे का इलाज है, लेकिन ऐसे इंसानों के हिस्से का कोई इलाज नहीं। बस जीनिया का भी पाला ऐसे ही आग के पौधा सिफत इंसान से पड़ा था जिसे दुनिया फ़ाइका सुल्तान के नाम से जानती थी। नावल ओके भी राइटर ने लिखा है। उजाला पहले काफ़ी वक्त हो चुका था। हॉस्टल से लेकर जाने वाली वैन ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो पैदल ही यूनी के लिए निकल पड़ी। फुटपाथ पे इस वक्त वो और भी बहुत से लोग इसके आगे पीछे चल रहे थे जिनकी चाल में ही नहीं अंदाज में भी उछलत थी। तेज़ तेज़ कदम उठाते अचानक इसकी नज़र अपने बराबर में पड़ी जहाँ उसका नाम तो सुफ़ान था ना, पता नहीं क्या था। इधर भी सुफ़ान ही है, कुछ और ही था ना उसका नाम, हम कुछ और पढ़े थे तब वो लिखा भी कुछ और ही था। सुफ़ान याह्या इसके कदम से कदम मिलकर चल रहा था। इसे देखकर इसके कदम सुस्त पड़ गए थे। शिफाफ चेहरे पर मासूमियत रक्स करी थी और गाल गुलाबी पड़े थे। वो ज़ेर लब कुछ पढ़ रही थी। गुलाबी कलर के गाउन पर गुलाबी हिजाब लपेटे वो कोई पाकीज़ा रूह लग रही थी। सुफ़ान की नज़रें इसके चेहरे पर जैसे गड़ सी गई थी। सुनो, वो रुक गई। जल्दी कहो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं क्या करूं? सिर पर लपेटे स्कार्फ से पेशानी के बाल छिपके थे। लहजा नागवारी लिए हुए था। मैं तुम से मोहब्बत करता हूँ। गुस्से से इसका रंग कंदहारी अनार हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सुनो, मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो ठिठक कर रुक गई और अब पूरी तरह इसकी तरफ रुक करके खड़ी होगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दो। अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया तो अगले ही दिन मैं यूनी नहीं आ सकूँगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी तक आई है।
लेकिन अगर तुम मेरे घर तक पहुंच गए तो फिर बाद मेरे खानदान वाले अपनी किसी बेटी को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। इसकी बात पर सोफान ने होंठ भींच लिए। क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई के बाद अपने वालिदैन को लेकर आ सकता हूँ? इसकी बात पर वो चुप होगी। इसने अपने बैग में से पेन और नोटबुक निकालकर इस पर कुछ हिंसे घसीटे और एक नोट इसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे भाई का नंबर है। जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ से चली जाऊँ, इसके ठीक 1 साल बाद इससे रब्ता कर लेना, अगर इस वक्त तक मैं तुम्हें याद रही तो। सोफान इतने में ही खुश हो गया। इसके लिए उम्मीद की एक किरण थी। मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब तक तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी होगी, तो मुझे तब तक साबित कदम पाओगी। वो मुस्कुराता हुआ वो नोट अपने वॉलेट में रखता अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया और जीनिया सर झुकाए यूनिवर्सिटी रोड पर चल पड़ी और नामहसूस तरीके से इसे सोचने लगी। फाइका और इसकी दोस्ती को 6 महीने हो गए थे और दूसरे सेमेस्टर्स के पेपर्स के बाद अब रिजल्ट आने का इंतज़ार था। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वजीनिया के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि वो बामुश्किल पास हुई थी और इसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी। फिर अक्सर इसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा होने लगा। इसकी किताबें गायब होने लगी, कुछ इसके नोट्स इसके बैग से गायब होने लगे। फाइका इसके हॉस्टल में आने लगी और अक्सर रात के वापस जाती। इसके रूम में एक इलेक्ट्रिकल केटल थी जिसमें वो लोग रात को चाय बनाकर पीते थे और अब ज़्यादातर रात की चाय फाइका ही बनाने लगी। सीनिया चाय पीने के बाद जल्दी ही सो जाती और अक्सर औकात इसकी आंख दिन के 1-2 बजे खुलती और वो बहुत परेशान रहने लगी। यूनिवर्सिटी में कम अटेंडेंस की वजह से इसे वार्निंग लेटर भी इशू किया गया और फिर इसे फाइका पर कुछ शक सा गुजरा। एक रात जब इसने इसके लिए चाय बनाई तो वो सीनिया ने चुपके से डस्टबिन में उलट दी और फाइका की मौजूदगी में ही नींद का बहाना करके सो गई। फिर वो रोज़ यही काम करने लगी और यूनिवर्सिटी में से देखकर फाइका के माथे के बल बढ़ने लगे। वह इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मौजूद थी। मौसम साफ था, धूप चमक रही थी, लेकिन दूर कहीं आसमान के किनारों पर बादल सर उठा रहे थे। इन दिनों लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। फाइका से अब वो खिंची सी रहने लगी और फिर फाइनल रिजल्ट आने वाला दिन भी आ गया। जीनिया ने यूनी में टॉप किया था और फाइका के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जीनिया को सख्त नज़रों से घूरती इसके पास से गुजर गई, लेकिन इसने नोटिस नहीं किया। वो यूनी में मिस एलिगेंस के नाम से मशहूर थी। सब लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। बहुत से लड़कों और लड़कियों ने इसे मुबारकबाद दी। यूनी के सभी लड़के इसकी बहुत इज्जत करते थे। फिर इसने सोफान के दोस्तों को अपनी तरफ बढ़ते देखा, जिन्हें सिर्फ मुबारकबाद नहीं दी बल्कि इसके लिए फूल और बहुत सारे तोहफे भी लाए थे। वो हॉस्टल पहुंचने तक बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर इसने सारे तोहफे खोले और ये देखकर हैरान रह गई कि इसे वो तोहफे दिए तो मुख्तलिफ लोगों ने थे, लेकिन सब पर सिर्फ सोफान याहिया का नाम ही लिखा था और पहली बार इस नाम ने इसके दिल के तारों को छेड़ा था। 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो इसे नहीं भूला था। इसके बाद डायरी के सारे सफ़े कोरे थे, इन पर इससे आगे कुछ नहीं लिखा गया था। जरगाम ने डायरी बंद कर दी और सर टेबल पर रखे अपने हाथों पर गिरा दिया। इसे आज भी वो दिन याद था जब इसे यूनी के किसी लड़के ने कॉल करके इसे बताया था कि जीनिया हॉस्पिटल में है। वो पागलों की तरह वहाँ गाँव से इस्लामाबाद पहुँचा था, जहाँ डॉक्टर से इसे पता चला कि इसकी बहन का रेप किया गया है और इसके पेट में चाकू से वार किए गए हैं। इसकी ज़िंदगी तो बच गई है, लेकिन वो गहरी नींद में सो गई है और उसके साथ ही इसके मुजरमों के नाम भी कहीं छुप गए थे। लेकिन जरगाम ने जो मालूमात इकट्ठी की थी, इससे इसे पता चला था कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था, इस दिन वो फाइका के साथ यूनी से गई थी। वो जब इस्लामाबाद में दुर्दाना बेगम के घर पहुंचा तो इसे बताया गया कि फाइका सुल्तान तो अपने गांव चली गई है। इसने अम्मूजान और बाबा शरीफ वाली बात छुपा ली और सिर्फ यही बताया कि कोई चोर थे जो इसे मोबाइल और पैसे छीन रहे थे और इस हाथापाई में वो जख्मी हो गई है। लेकिन आगे के दिन ज़्यादा मुश्किल हो गए थे जब वो बेहोशी से वापस होश की दुनिया में नहीं लौटी। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद से उठता, शायद आज वो खूबसूरत दिन हो जब वो नींद से जाग जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती और जब तक वो नहीं चाहेगी वो इस नींद से बाहर नहीं आ सकती। वह सब कुछ सुन सकती थी, महसूस भी कर सकती थी। जरगाम सुल्तान खान की हवेली गया था। इसने सुल्तान खान से कहा कि वो अपनी बेटी को बुलाए। तब फाइका सुल्तान बड़े जम से वहाँ आई थी और जरगाम के जीनिया से पेश आने वाले हादसे के मुतालिक पूछने पर वो मुकर गई कि वो तो जीनिया को जानती ही नहीं है। जरगाम इसको मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन सुल्तान खान के गार्ड दरमियान में आके थे और वो वहाँ से लौट आया। लेकिन अगली सुबह इसके लिए और एक क़यामत खड़ी थी जब इसे पंचायत ने तलब किया और इस पर फाइका सुल्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि जरगाम ने इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है और जरगाम इस मकाल लड़की को देखता रह गया। और फिर जरगाम ने गवाही के लिए अपने कुछ दोस्तों को पंचायत के सामने पेश किया। जिन दिनों की फाइका सुल्तान बात कर रही थी, इन दिनों वो गाँव में नहीं था। लेकिन इस वाक़े के बाद जरगाम और उसके बाबा के साथ साख बहुत मुतासिर हुई थी और फिर फ़ोन पर फाइका सुल्तान ने इसे धमकी दी थी कि अगर आइंदा मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि तुम और तुम्हारा बाप इस गांव में भी रह सको। और जरगाम बाप की नाराज़गी और इनकी इज्जत की खातर खामोश हो गया। सीनिया को कोमा में गए पूरे 3 साल गुजर चुके थे। दुर्दाना बेगम यहाँ से वहाँ टहल रही थी। सुल्तान खान इसके सामने बैठा था। बड़ी होने की वजह से सारे फैसले इन्हीं के होते थे। फाइका की शादी पर दुर्दाना बेगम ने अपने ही जानने वालों में की थी। इन्हें सालों गुजर गए थे इस्लामाबाद में आए हुए और वो यहाँ के माहौल में रच बस गई थी। फाइका भी इनके ही नक्शे कदम पर चल पड़ी थी। वो अपनी रवायत और अक़दार को भूल चुकी थी। वो टहलते टहलते कुछ पल के लिए रुकी।
सुल्तान खान, ये तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू तो बना लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये घर बसाएगी। ये तो बिल्कुल माँ पर गई है, पुराने ख्यालात की है। चलो फिर ठीक है, कल ही इन दोनों का निकाह करवाते हैं और फिर बाद में वलीमा कर लेंगे। तुम गांव जाकर कहना कि जरगाम अली खान ने ज़ैनब को तलाक दे दी है। तभी जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलकर ज़ैनब अंदर आई। आप लोग होश में हैं? खुद भी गुनाहगार होना चाहते हैं और मुझे भी गुनाहगार कर रहे हैं। देख ले सुल्तान खान, इस लड़की की ज़बान, मैं कहती हूँ इसका जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये इस जरगाम के साथ भाग जाएगी। हाँ, जाऊँगी इसके पास, शोहर है वो मेरा, और इसके निकाह में होते हुए चटहाक की आवाज़ के साथ एक जोरदार थप्पड़ ज़ैनब के मुंह पर पड़ा। एक तो दिल कर रहा है इसके बाप के हाथ काट के मैं इधर किधर फेंक दूँ, कितना बदतमीज़ है। और इसके बाद सुल्तान खान ने पे दर पे कई थप्पड़ सरसीद किया और वो हैरत और बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी। तो इसके पास जाएगी? मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तो तुम कहीं जाओगी? वो इसका गला दबाने के लिए आगे बढ़े, जब दरमियान में सफ़ीर आ गया। मामू जाने दें, छोड़ दें इसको। और वो इसे खूंखार नज़रों से घूर रहे थे। ये इसके साथ जाएगी जिसके बाप ने मेरी बहन के लिए इनकार किया था। सुल्तान खान की बात सुनकर दुर्राना खान के जख्म हरे हो गए थे, जबकि ज़ैनब सुल्तान की सिहारे हुए जुआरी की तरह इस कमरे से बाहर निकल गई। सफ़ीर, इस लड़की पर नज़र रखना, और हाँ, इसका मोबाइल भी ले लो। माँ, ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। दुर्दाना आपा, आप बस यहाँ इस लड़की को संभाल लें। जरगाम अली खान का सीना तो मैं गोलियों से छलनी करूँगा। इसने मेरे सामने मेरे जवान बेटे को मारा है, मैं इसे इबरत का निशान बनाऊँगा। वो आज काफ़ी दिनों के बाद हॉस्पिटल आया था और रूम का दरवाज़ा खोलकर वो ठिठक कर रुक गया। जीनिया के बेड के पास सर झुकाए बैठे शख्स को देखकर वो तेज़ी से अंदर आया। अपने करीब आहट महसूस करके सुफान ने सर उठाया और सामने खड़े शख्स को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम के साथ इसने अपना हाथ मुसाफा के लिए बढ़ाया, जिसे जरगाम नज़रअंदाज करता हुआ जीनिया की तरफ बढ़ा और झुककर इसकी पेशानी पर बूसा दिया। सुफान एक साइड पर रखे बेंच पर बैठ गया। जरगाम ने जीनिया का हाथ थाम कर चंद लम्हे इसके चेहरे को देखता रहा। अपिया, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं वापस गाँव जा रहा हूँ। बाबा की जगह अब मुझे संभालनी है। आप चलेंगी ना मेरे साथ? जानते हैं डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है, मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। इसकी बात सुनकर सुफान के दिल में दर्द की ठेस उठी थी। इसके हाथ का बोसा लेकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुड़कर सुफान की तरफ देखा और इशारे से इसे बाहर चलने के लिए कहा। बाहर आकर कॉरिडोर में मौजूद एक बेंच पर दोनों बराबर बैठ गए। मेरा नाम सुफान याह्या है। जानता हूँ। आगे बोलें, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से कल ही लौटा हूँ। कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं 2 साल लेट पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे आज ही अपने एक दोस्त के ट्वीट से जीनिया की कंडीशन के बारे में पता चला है। मेरा पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट ना होने के बराबर रह गया था। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं बहुत पहले ही लौट आता। इसने मुझसे कहा था कि मैं इसकी डिग्री के ठीक 1 साल बाद तुमसे रब्ता करूं, लेकिन मेरे वालिद की ऑस्ट्रेलिया में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गई थी और इनकी कोल्हों की हड्डी टूटने की वजह से वो व्हील चेयर पर हैं। बस इस वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अभी भी? जी अभी भी। ये जानते हुए भी इसका रेप हुआ है? जरगाम की इस बात पर इसने आंखें मीच ली। जी हाँ, तब भी। इत्थे बस और उम्मीदें हाई करो, आसमान पर पहुँचा दो, फिर नीचे ज़मीन पर धड़ाम से गिरेंगी सारी की सारी। भाई ऐसे हीरो क्यों लिखते हो? हमें रूड ही चलेंगे। एटलीस्ट हम उनके बारे में सोचते तो नहीं है ना जो रूड हीरो होते हैं या ऐसा कुछ भी, उनके बारे में सोचा नहीं जाता। ऐसे याह्या शाह वाले सारे किताबी हीरो, फिर उसके बाद ऑनलाइन राइटर पे आते हैं तो यासर आलम, याह्या शाह, और फिर अब ये सुफान, मिला हमजाद, मतलब जिनके बारे में सोच के मेरी एक्सपेक्टेशन वो आसमान पे गई हुई है। हाय अल्लाह जी, ऐसा कौन करता है? जरगाम ने मुस्कुरा कर आंख में आया वाहद आंसू घूंटे से साफ किया और सुफान की जानिब मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे इसने खुश दिली से थाम लिया। वो कमरे में नीम अंधेरा किए पड़ी थी, बेआवाज़ आंसू बहाते वो सोच में गुम थी कि वो क्या करे। अगर यहाँ रहती तो एक गुनाह की मरतकब होती, और अगर जरगाम अली खान को मदद के लिए पुकारती है तो तब भी वो जानती है कि ज़िंदगी कांटों पर बरसर करने जैसा है। अजीब दो राह पर आकर खड़ी हो गई थी, जिसके आगे कुआं तो पीछे खाई थी, लेकिन इसे किसी एक में गिरना ही था। लेकिन वो अल्लाह की गुनाहगार नहीं हो सकती थी। तभी कोई दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ था। जो ही कमरे में रोशनी हुई, ज़ैनब को माँ की पुकार सुनाई थी। इनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। जीनिया ने झट से मुंह से कंबल उठाया और भागकर माँ के गले लगकर रोने लगी। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद वो माँ से अलग हुई। आप कब आई हैं? इसकी आवाज़ सरगोशी लिए हुए थी। दोपहर में ही पहुंची हूँ। तुम्हारे बाबा ने बुलाया कि तुम्हें सफ़ीर से निकाह के लिए राज़ी करूँ। इनकी बात पर इसने इनके हाथ झटक दिए। आप भी इन लोगों के साथ शामिल हो गई हैं? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़कर इसकी मुट्ठी में एक छोटा सा मोबाइल दिया। सुबह से पहले अगर वो तुम्हें आकर यहाँ से लेकर जा सकता है तो चली जाओ, वरना सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे बाप के हाथ में होगा। इसके गाल पर बोसा देकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो गहरी नींद में सोया हुआ था जब इसका मोबाइल बजने लगा। इसने जान नंबर देकर कॉल काट दी और फिर वक्फे से कोई 4 बार कॉल आई। 5वीं बार जरगाम ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से जो आवाज़ इसे समाहत से टकराई, इसकी आंखें पट से खुल गई थी। वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी, देखिए, क्या आप मुझे अभी आकर यहाँ से लेकर जा सकते हैं?
कहाँ हो तुम? दुर्दाना फुफ्फो के घर। ओके मैं आ रहा हूँ। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट ज़ेबेतन की एक कोट बाजू में डालता वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अजीब शख्स है, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मसला क्या है, क्यों आधी रात को बुला रही हो। इसे कॉल के तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे, सुबह होने में बस 1 घंटा बाकी रह गया था। इसने एक बैग में अपना मुख्तसर सा सामान रख के जाने के लिए तैयार खड़ी हुई। वो बार बार घड़ी देख रही थी, हर गुजरते लम्हे के साथ इसके खदशे बढ़ते जा रहे थे। तभी इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। जरगाम का नंबर देकर इसने झट से कॉल रिसीव की। अपने कमरे की लाइट दोबारा ऑन करके ऑफ करो। इसने इसकी बात पर अमल किया और फ़ोन दोबारा कान से लगाया तो वो कॉल कट चुकी थी। लगता है मुझे ये शख्स बेवकूफ़ बना रहा है। अगले लम्हे इसके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई थी और साथ ही एक बार फिर से मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। जरगाम जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले लाइट ऑफ की। ब्लैक कलर के कमीज शलवार पर ब्लैक बड़ी सी चादर रखे, वो रात का ही हिस्सा लग रहा था। इसके हाथ में मौजूद मुख्तसर सामान पर नजर डाल के इसने आगे बढ़कर इसके हाथ से बैग ले लिया। चले। ज़ैनब ने इस बात में सर हिलाया और उसके पीछे खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की के साथ ही छोटी सी मंडीर थी जिससे जरगाम तो तेजी से गुजर गया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी खौफजदा नजरों से देखती रह गई। जरगाम अली खान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी तक वही खड़ी थी। इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और अब फिर अगले 5 मिनट में वो अपने साथ वाले घर के सहन में थे। सहन की दीवार फैलांग कर वो मुख्तलिफ गलियों से होते हुए एक मेन रोड पर पहुंचे जहां जरगाम खान की गाड़ी खड़ी थी। वो रश ड्राइविंग करता हुआ हॉस्टल पहुंचा। ज़ैनब को जीनिया के कमरे में छोड़कर इसे कुछ ज़रूरी हिदायत देकर वो वहाँ से गांव की तरफ निकल आया था। रास्ते में इसने सुफ़ान को सारी सूरत-ए-हाल बताए और इसे सुबह हॉस्टल जाकर ज़ैनब की खबरगिरी रखने के लिए कहा। इसने अपनी गाड़ी एक दोस्त के घर छोड़ी और दोस्त की गाड़ी लेकर ठीक 8 बजे वो अपने गाँव में था, जहाँ सुबह सुबह ऐलान किया गया था कि आज जरगाम अली खान की दस्तार बंदी की जाएगी। अब ये पता नहीं क्या होता है। सुबह 10 बजे के करीब फाइका ज़ैनब के कमरे में आई और काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब कोई जवाब मसूल न हुआ तो वह सुल्तान खान, सफ़ीर और बाकी सबको लाई थी। जब एक्स्ट्रा की के साथ दरवाज़ा खुला गया तो अंदर ज़ैनब की गैर मौजूदगी पर सबको साम सूंघ गया। सबसे पहले होश फाइका को ही आया था। बाबा जान, वो जरगाम अली खान इसे ले गया है। इसकी बात पर वो होश की दुनिया में लुटे। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सुल्तान खान ने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और नज़ाकत को कॉल मिलाई। नज़ाकत, अपने बंदों को लेकर इस्लामाबाद पहुँचाओ। साहब तो खैर तो है, आज जरगाम अली खान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नज़ाकत, जल्दी से शहर पहुँचो। साहब, अगर जरगाम खान को मारना है तो शहर आने की क्या ज़रूरत है, वो तो अभी गांव में है। इसकी आज दस्तार बंदी हो रही है। क्या? इसकी बात पर इनका मुंह खुला का खुला रह गया था। सारा दिन बहुत मसरूफियत में गुजरा, लेकिन फिर भी अपने रीडर्स, ओके ये राइटर ने लिखा है, इतनी तवज्जो से पढ़े, ऐसे पढ़े हैं जैसे नावल हो। सुल्तान खान हाथों में मोबाइल थामे गुमसुम खड़े थे। अगर वो गाँव में हैं तो ज़ैनब किसके साथ गई है? उन्होंने अपनी बीवी को मशकूक नज़रों से देखा, जो खुद भी जरगाम अली खान की गाँव में मौजूदगी के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान लग रही थी। सुल्तान खान ने इनकी हालत देखते हुए सर झटका और सफ़ीर की तरफ रुख किया। सफ़ीर, अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करो और सारे हॉस्टल छान मारो। इसकी यूनिवर्सिटी के दोस्तों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। सफ़ीर को हदायत देकर वो अपने मोबाइल में कोई नंबर प्रेस करने लगे। नज़ाकत, तुम्हारी बहन जरगाम की हवेली में काम करती है ना? इससे पता करवाओ क्या ज़ैनब जरगाम की हवेली में मौजूद है? जी सरदार, मैं जल्द से जल्द पता करवा के आपको बताता हूँ। दुर्दाना बेगम ने गला खंकार कर सुल्तान खान को मुतवज्जा किया। सुल्तान खान मोदब से बहन के सामने बैठ गए। सुल्तान खान, तुमने जरगाम अली खान को बहुत हल्का लिया है। वो अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं है, बहुत शातिर दिमाग है इसका। लड़की को लेकर वहीं गया है, वो मुझसे लिखवा ले और दस्तार बंदी के बाद जरगा बुलाएगा। और दुर्दाना की बात पर वो किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे। सुफ़ान 8 बजे के करीब हॉस्टल पहुंचा। खाने पीने की कुछ लज़ुमात लिए वो दरवाजे पर दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। सारी रात के जग रते के बाद ज़ैनब बेगम सो रही थी। खटके की आवाज़ पर वो कच्ची नींद से बेदार हुई और चादर से अपना चेहरा छुपाते हुए उठकर बैठ गई। सुफ़ान अंदर दाखिल होकर हाथ में मौजूद बैग एक साइड पर पड़े टेबल पर रखे और नज़र झुकाए एक साइड पर रखे बेंच पर बैठ गया। जरगाम ने आपके बारे में बताया था, यह आपके खाने पीने का कुछ सामान है। हॉस्टल की इंतज़ामिया को भी मैंने बता दिया है कि आप यहाँ तीमारदार की हैसियत से रहेंगी। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। इसकी बात पर इसने इस बात में सर हिलाया और सुफ़ान उठकर बाहर की तरफ चल दिया। बात सुने। इसकी पुकार पर वो बगैर मुड़े रुक गया। मुझे आपका मोबाइल चाहिए है, मुझे किसी को अपनी खैरियत की इत्तला करनी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे जरगाम ने आपको फ़ोन देने से मना किया है। इसकी बात पर वो तिलमिला कर रह गई और बंद दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया था। इसका एक दिल किया वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जानती थी अगर वो यहाँ से वो भाग गई तो इसका बाप इसे आसानी से ढूंढ लेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ से मजबूत और कोई ठिकाना नहीं है। और अगर इस बार इसका बाप इस तक पहुँच गया तो इसके ताब से इसे कोई भी ना बचा सकेगा, क्योंकि सुल्तान खान के दिल पर इसके बेटे की मौत की आग जल रही थी और इस आग में जलकर न जाने अभी वो किस किसने भस्म होना था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और वाशरूम में मुंह हाथ धोकर पैकेट से खाना निकाल कर खाने लगी। खाना खाकर वजू की नीयत से वाशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो पहली बार इसकी नज़र इस कमरे में मौजूद दूसरी खामोश शख्सियत पर पड़ी, जो सोते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो कितने पल इसके चेहरे पर नजर टिकाए देखती रही।
बड़ी बड़ी गलाफी आंखें, सुनहरी बालों की चुटिया, बेइंतहा गोरी रंगत, गुलाबी पंखुड़ियों से लब, वो इसके हुस्न से बेहद हद दर्जा मुतासिर नजर आ रही थी। इसे इस लड़की में जरगाम अली खान की मुशाहबत नजर आई। इसके चेहरे से होती हुई इसकी नज़र इसके हाथों पर टिक गई थी। सफ़ेद हाथों में हल्का गुलाबीपन था। बाएं हाथ की मखरूती उंगली में डायमंड की बेशकीमत रिंग थी जो इसके हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। सुल्तान खान फ़ोन कॉल सुनने के बाद यहाँ से वहाँ टहल रहा था। दुर्दाना बेगम ने चश्मे के पीछे से सुल्तान खान को देखा। क्या हुआ है सुल्तान? वो चलते चलते एक जगह पर खड़े हो गए। जरगाम अली खान ने कल जरगा बुलाया है। सरदार आला सलमान पाशा ने मुझे भी बुलाया है। तुम जाओ सुल्तान। वो यकीनन ज़ैनब को जरगे के सामने पेश करेगा। और इनकी बात पर वो गहरी सोच में डूब गए। दुर्दाना, अपनी बेटी का खून तो हमारे इलाके में माफ़ है ना? जो बेटियां बाप के सामने सर उठाने की हिम्मत कर ले, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। सुल्तान खान, पहली बार तूने मर्द होने का हक अदा किया है, इसको वहीं जहन्नुम वासिल कर देना। जरगे में सब लोग मौजूद थे। सुल्तान खान की निगाहें ज़ैनब को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नहीं थी। सलमान पाशा ने ही बात का आगाज़ किया। सुल्तान खान, तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरगाम अली खान चाहता है कि तुम ज़ैनब को इसके हवाले कर दो। और सलमान पाशा की बात पर सुल्तान खान हक तक रह के वो तो क्या सोच कर आए थे, जबकि जरगाम खान ने तो उनके साथ ही गेम खेल ली थी। इतने रख अच्छा हुआ इसको इधर ही कोई मार दे तो अच्छा होगा। जी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं एक हफ्ते तक इसे ले आऊँगा। सुल्तान खान की बात पर टाँग जमाए जरगाम अली खान ने इस्तज़ाइया हंसी हंसा। इसकी हंसी सुल्तान खान को तेज दिला गई थी और इसने तेज़ी से अपना पिस्टल निकालकर जरगाम अली खान पर तान लिया, जबकि वो इत्मीनान से उठकर सीना तान कर इसके सामने खड़ा हो गया। जरगाम के आदमियों ने सुल्तान खान ने उसके आदमियों के सर पर पहले ही निशाना बांध दिया था। जरगाम अपनी चादर के झटका देकर दुरुस्त करता हुआ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, जबकि सुल्तान खान ने जहर खुंदा नजर इसके चेहरे पर डाली और अपना पिस्टल नीचे कर लिया। गला भी ख़राब है इसलिए ऐसे पड़े हैं, ठीक है ना? टॉलरेट करें थोड़ा। जरगाम, तुम इस लड़की को हवेली ले आऊँगा मुजान। बस एक हफ़्ता जो सुल्तान ने मांगा है वो पूरा होने दे। मैं चाहता हूँ कि वो क्या असर पे बयान करेगा अपनी बेटी की गैर मौजूदगी का। जरगाम, छोड़ दो, बस कर दो और अपना घर बसा लो। इसने एक गहरी सांस भरी। अम्मूजान, मेरी जान से प्यारी बहन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। अभी तो मैं खामोश हूँ। तूफ़ान तो इस दिन उठेगा जिस दिन होश की दुनिया में लौटेगी। और ज़ाहिरा खातून ने अपने जवान जहान बेटे को देखा जो अपने दादा की तरह दुश्मनियाँ भी ऐसे निभा रहा था जैसे वो इसका कीमती रिश्ता हो। रात की स्याही अपने पर फैला रही थी। हवेली की ऊंची दीवारों के पार इस वक्त सुल्तान खान गजबनाक हो रहा था और इसके अताब का निशाना इसकी अदना मुलाजम बन रहे थे। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वह जरगाम अली खान के साथ कैसे निपटे। इसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। वो गुस्से से बिफरा हुआ था। ब्लैक हुडी से मुंह छुपाए वो अपने फ्लैट से निकला और लिफ्ट से निकलकर सर झुकाकर वो इस बिल्डिंग की हदूद से बाहर निकल आया था। मेन रोड पर आकर इसने एक टैक्सी ली और इसे मतलूबा जगह का नाम बताकर चुकन्ना होकर बैठ गया। हॉस्टल से थोड़ा पहले वो टैक्सी से उतरा और अब इसका रुख हॉस्टल की जानिब था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। वो चलता हुआ बैठ के करीब आया और झुककर सीनिया की पेशानी पर बोसा देना चाहा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। वो इस आफताब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसके हाथ साथ ही खींचता चला गया, लेकिन जल्दी इसने खुद को संभाल लिया और पीछे मौजूद शख्सियत के हाथ को पकड़कर एक झटका देकर सामने किया तो ज़ैनब को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ वो भी इसे देखकर परेशान हो गई थी। सॉरी, मैंने सोचा न जाने कौन है और शायद इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके बाद पर जरगाम ने इस बात में सर हिलाया और नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया। वो वजू के लिए वॉशरूम से निकली थी। इसके चेहरे पर पानी के कतरे मोतियों की तरह इसके चेहरे से फिसल कर नीचे गिर रहे थे और इसने हमेशा की तरह ब्लैक चादर लपेट रखी थी। इसकी नज़रें अपने चेहरे पर जमे देखकर वह कंफ्यूज ही होगी और इसके साइड से निकलकर एक साइड पर रखे बेंच पर जाकर बैठ गई, जबकि जरगाम सर झटक कर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो थोड़ी देर के बाद वापस लौटा तो इसके साथ 2 डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर्स ज़ीनिया का मायना करने लगे, जबकि वो ज़ैनब के बराबर आकर बेंच पर बैठ गया। इसका कंधा ज़ैनब के कंधे के साथ मिस हुआ तो खुद में सिमट गई और गैर ज़ाती तौर पर इसके अपने दरमियान थोड़ा सा फासला कायम करके जरगाम अली खान की नज़रें सामने थी, लेकिन फिर भी इसने इसका चुकन्ना और फिर फासला कायम करना इसकी आंखों से छुपा नहीं रह सका था। इसके चेहरे पर नागवार से तासर फैल गए और वो बेंच से उठकर सामने मौजूद विंडो में खड़े होकर बाहर देखने लगा। ज़ैनब ने इसकी तरफ नज़र उठाकर देखा जो एक हाथ विंडो पर रखे जबकि दूसरा हाथ पॉकेट में रखे पूरी दिलजमी से बाहर देख रहा था। ब्लू जीन्स पर ब्लैक हुडी पहने, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ रंगत, पेशानी पर फैले बाल जिन्हें वो थोड़ी देर के बाद हाथों से पीछे करता था, लेकिन फिर भी वो फिर से इसकी पेशानी को छूने की ख्वाहिश में वापस आगे आ जाते हैं। ज़ैनब ने अपने दिल की गैर होती हालत पर नज़रें झुका ली, लेकिन दिल फिर से इसे देखने के लिए बसित था। अब की बार इसने नज़रें उठाई तो वो तेज़ नज़रों से इसे ही देख रहा था। वो जी जान से कांप गई जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी एक डॉक्टर इसके पास आया।
सरदार साहब मुबारक हो, आपकी बहन की कंडीशन बहुत हौसला अफजा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर्स की बात सुनकर इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। डॉक्टर्स के जाने के बाद वो जीनिया के पास आया। अपिया, आपने सुना डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप ठीक हैं, बस आप जल्दी से उठ जाएं, फिर मैं आपको हवेली लेकर चलूँगा। हम अपने घर चलेंगे, अम्मू जान के पास चलेंगे। जीनिया सब सुन रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी, सिर्फ अम्मू जान के पास क्यों? क्या बाबा जान मुझे कसूरवार समझते हैं? वो कमरे में मौजूद इस लड़की को भी देखना चाहती थी जिसका हिम्मत में महसूस कर रही थी। इस खामोश कमरे में जिसकी सिसकियाँ गूंजती थी, बेबसी से इसके आंसू निकल आए, जिन्हें हमेशा की तरह जरगाम अली खान ने पोरों पर चुन लिया। वो फिर से जाकर विंडो में खड़ा हो गया था। मैं वापस गाँव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद वापस आऊँगा, फिर तुम्हें भी ले जाऊँगा। और वो सर झुकाए बैठी ज़ैनब पर गहरी नज़र डालकर बेनूंदी दरवाजे की तरफ मुड़ गया और वो खामोश नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया। बस अब नहीं बोला जा रहा, गला खराब हो गया। हुब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब दिल की गहराइयों से होने वाली बात है। और जब कोई अपना स्याह से स्याह रुख इस डर के बगैर आपके सामने खोल कर रख दे कि आप ना तो इसको धुतकारेंगे और ना तानाबाजी करेंगे, जब कोई बच्चों की तरह आपके सामने ऊंचा ऊंचा रो ले या फिर पागलों वाली कोई बात करके हंस ले कि आप इसे दिल से जानते हैं, आप समझेंगे वो मुतमईन है कि इसकी बात सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी, तो इस तल्लुक़ को हुब कहते हैं। ज़ैनब का ज़रगाम के साथ तल्लुक़ भी बस ऐसा ही था। इसलिए तो जब इसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, इसने इसे पुकार लिया। वो भी बगैर कोई सवाल किए इस तक चला आया था। 1 हफ्ते के बाद आज फिर से जरगा बुलाया गया था। जरगे में सब लोग मौजूद थे। ब्लैक कमीज शलवार पर सर पर वाइट दस्तार रखे इलाके के सारे सरदार मौजूद थे। सुल्तान खान सर झुकाए बैठा था क्योंकि इस 1 हफ्ते में इसने इस्लामाबाद का एक कोना छाड़ मारा था, लेकिन ज़ैनब सुल्तान को ना जाने ज़रगाम अली खान ने किस कोने में छुपा दिया था। सलमान पाशा की आवाज़ सुल्तान खान के कानों में गूंजी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। वैसे ये नावल थोड़ा डिफरेंट है ना, हम इसे पहली बार ही रीड कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जिससे वॉइस ओवर करवाई थी उन्होंने रीड किया था, मतलब हमने रीड नहीं किया था, इस वजह से। अच्छा, जनाब सरदार आला, मेरी बेटी ज़ैनब को ये शख्स ज़रगाम अली खान पहले ही अगवा करके न जाने कहाँ छुपा दिया है। ज़रगाम अली खान टांग पर टांग रखे इत्मीनान से बैठा रहा। सलमान पाशा ज़रगाम की तरफ मुड़े। सरदार ज़रगाम अली खान, क्या सुल्तान खान ने आप पर जो इल्ज़ाम आयद किए हैं वो दुरुस्त हैं? ज़रगाम अली खान ने इस बात में सर हिलाया। वो चेयर से थोड़ा आगे होकर बैठा। जी, वो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने इसे गवाह नहीं किया, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। अगर ऐसा है तो इसे जरगे के सामने पेश करो। सुल्तान खान ललकार कर बोले, इसके लिए इसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यह है इसका वीडियो पैगाम। इसने मोबाइल सरदार आला के आगे करते हुए कहा। वो भी जरगे में पेश हो जाएगी, लेकिन इससे पहले इसकी जान की अमान चाहिए है। मुझे डर है कि सुल्तान खान इसकी जान लेने के दर पर है। वो और हाँ, उन्होंने इसका ज़बरदस्ती निकाह पे निकाह करवाने की कोशिश भी की है। सुल्तान खान, तुम इतने गिर गए हो? जी नहीं सरदार आला, ये लड़का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन सिर्फ ये लड़का नहीं कह रहा, तुम्हारी बेटी भी ये कह रही है। सुल्तान खान के कंधे ढलक गए थे। वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपनी जगह पर बैठ के। सुल्तान खान, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। ज़रगाम अली खान अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था और चलता हुआ सुल्तान खान के सामने आकर खड़ा हुआ। सुल्तान खान, मुझे तुम्हारी बेटी की जान की मान नहीं चाहिए थी, वो तो तुम्हारा खून है, अगर मरती है तो मर जाए। मैं तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाया हूँ कि अब जरगे में वो शामिल होगी तो मेरी बीवी की हैसियत से, और जब तुम मेरी बीवी का खून करोगे तो फिर खून बहाने में क्या अपनी जान दोगे या फिर अपनी दूसरी शादीशुदा बेटी फाइका सुल्तान? और इसकी बातें सुनकर सुल्तान खान के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमदार हुए थे। ये कितना चालाक है, अल्लाह सोनिया, ये कितना चालाक है, ऐसा ही रोना चाहिए। ज़रगाम ने टिश्यू इसकी तरफ बढ़ाया था और बड़ी शान से अपनी गाड़ी में जाकर बैठा। आज इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। इसका वजूद छल्लो हो रहा था। इसे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन हॉस्टल के इस कमरे में इसके आराम के लिए एक बेंच ही था। वो डॉक्टर से दवाई लेकर थके थके कदमों से रूम में दाखिल हुई। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शख्स को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक कर रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम कहकर वो अंदर दाखिल हुई। 4 कदमों का फासला तय करके इसकी सांस फूलने लगी थी। वो जाकर बेंच पर बैठ गई, लेकिन इसे लग रहा था इसका जिस्म टूट रहा है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलें? इसने बामुश्किल से नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। जी चलें। इसके पास में लड़खड़ाहट थी। ज़रगाम अली खान ने ज़ैनब के पास रखा अपना कोट उठाकर बाजू में डाला और गाड़ी की चाबी लेकर एक बार जीनिया के पास इसके सर पर हाथ रखता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़ैनब तब तक अपना बैग निकाल कर बेंच पर रख चुकी थी, जिसे बाहर निकलते हुए ज़रगाम अली खान लेकर बाहर निकला था। वह कांपते वजूद के साथ इसके पीछे चल दी, लेकिन गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते वो हाँप गई थी। वो फ्रंट डोर खोल
खोले इसके इंतज़ार में खड़ा था। जैनब ने शिद्दत से खुदा से दुआ की कि बस वो एक बार गाड़ी की सीट तक पहुंच जाए, लेकिन हर घड़ी कबूलियत की नहीं होती। वो गाड़ी से तकरीबन 1 इंच के फासले पर थी जब इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन आंखें बंद होने से पहले इसने जरगाम अली खान को तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते देखा था। इसने जिस वक्त इसे थामा था तो इसका जिस्म भट्टी की तरह चल रहा था। इसे अपनी बाहों में उठाकर इसने गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और अपने फ्लैट में ले आया। इसे बेड पर लटाकर इस पर ब्लैंकेट डालकर वो अपने पड़ोस में ही मौजूद फखरी साहब को बुला लाया, जो एक डॉक्टर थे। इसे इस फ्लैट में रहते हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे, इसलिए आसपास काफ़ी लोगों से इसकी जान पहचान थी। उन्होंने चेकअप के बाद कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। सरगाम देखो, इसे बहुत तेज़ बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहो और कोशिश करो कि ये कुछ खा ले। जी, इसने इस बात में सर हिलाया और इन्हें छोड़ने डोर तक आया। चूँकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी, इसने कॉल करके मुजान को इसकी खराब तबीयत का बताया और साथ ही आज वापस लाने के बारे में बताया। वो जिस वक्त होश में आई वो इसके करीब चेयर डाले इसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियाँ रख रहा था। ज़ैनब को आंखें खोलते देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। ज़ैनब बिल्कुल खामोशी से पड़ी रही। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। 2 दिन से खाली पेट होने की वजह से इसमें उठकर बैठने की भी शक्कत ना थी। कुछ ही देर के बाद वो दूध और ब्रेड लेकर कमरे में दाखिल हुआ और साइड टेबल पर दोनों चीज़ें रखकर वो इसके करीब आया। इसकी उठने में मदद के लिए जरगाम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे ज़ैनब ने थाम लिया। थोड़ी सी हिम्मत करके वो उठकर बैठ गई और दूध के छोटे छोटे सिप लेने लगी। वो सामने चेयर पर टांग जमाए इसकी कार्रवाई मुलाहजा कर रहा था। आज पहली बार जरगाम अली खान ने इसे बगैर चादर के देखा था। इसकी चादर गले में पड़ी थी। डार्क ब्राउन बाल गिरने की वजह से खुलकर कंधों पर बिखरे हुए थे। बीमारी की वजह से इसकी रंगत जर्दी माइल हो रही थी। दूध का ग्लास खत्म करके इसे जो ही कुछ ताकत महसूस हुई, इसने अपनी चादर सर पर टिकाई। जरगाम की नज़रों से खाइफ होकर वो अपनी गोद में रखे हाथों को मसलने लगी। सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए हैं। मैं ठीक हूँ, अब तो हमें चलना चाहिए। जरगाम ने हंकार भरा। जी, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब आप आराम करें, हम सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। इसकी बात पर इसने शुक्र का कलमा पड़ा और कमरे से इसके जाने का इंतज़ार करने लगी। इसे मुंतज़िर पाकर वो कमरे से निकल गया और ज़ैनब इतने दिनों के बाद नरम बिस्तर में यस्तर होने से कुछ ही पल में नींद की वादियों में गुम हो गई। वो कई बार कमरे का चक्कर लगा चुका था, लेकिन वो घोड़े गधे बेच कर सो रही थी। वो अपने लिए कॉफ़ी लेकर टीवी के आगे बैठ गया और कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगा। खटके की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। वो गुलाबी कमीज शलवार पर वाइट बड़ी सी चादर लिए तैयार खड़ी थी। मैं तैयार हूँ, हम चलें। जरगाम ने रिमोट उठाकर आवाज़ कम की। वो चलता हुआ इसके करीब आया, इसकी पेशानी को हाथ से चूक कर बुखार चेक किया। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? जी ठीक हूँ। वो सामने किचन है, नाश्ता किचन में रखा है। नाश्ता कर लो, फिर निकलते हैं, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। वो नाश्ता करके फारिग हुई तो सामने ही वो कोट पहनता हुआ रूम से बाहर निकला। चलें? जी चलें। ओके, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। वो घड़ी देखते हुए बोला और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो इसके पीछे चलती। थोड़ी देर के बाद ब्लैक मर्सिडीज हवाओं से बातें करती हुई तेज़ी से आगे बढ़ी थी। 5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद जिस वक्त वो लोग गांव की हदूद में दाखिल हुए तो पहले से इनके इंतजार में 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक जरगाम की गाड़ी के आगे जबकि एक पीछे चलती। इनकी गाड़ी जिस वक्त हवेली में दाखिल हुई दोपहर ढल रही थी। जरगाम खान ने थोड़ी देर इसके नीचे उतरने का इंतजार किया। तुम इस साइड पर चली जाओ, इसे इशारे से बताकर इसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। ज़ैनब ने चारों तरफ का जायजा लिया। एक साइड पर गिराज था जहाँ पहले से ही 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक तरफ खूबसूरत सा गार्डन था, जबकि इसके बिल्कुल सामने लकड़ी का एक कहानी दरवाज़ा था। बस इस कदमों से आगे बढ़ी और लकड़ी का दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक बहुत बड़ा हाल था। हाल के दरमियान में रखे सोफे पर एक बेहद नफीस सी खतून बैठी थी। बहुत से मुलाजिम आ जा रहे थे। इन औरत ने मुड़कर ज़ैनब को देखा। ज़ैनब को लग रहा था इसका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। वो आगे बढ़ी और सर झुकाकर इस औरत के करीब जाकर खड़ी होगी, जबकि ज़ाहिरा खतून उलझी नज़रों से सामने खड़ी सुर्ख सफ़ेद रंगत और खूबसूरत नकूश की मालिक लड़की को देख रही थी, जो डरी सहमी सी खड़ी थी। बेटा, कौन हो आप? जी, मैं ज़ैनब, मुजान ज़ैनब है ये। ज़ैनब के पीछे खड़ा जरगाम अली खान बोलते हुए इसके करीब से गुजरकर माँ के गले लग गया। इनसे अलग होते हुए इसने एक चिट्ठी सी नज़र ज़ैनब पर डाली, जो सर झुका अपने पाँव पर नज़र जुमाए खड़ी थी। ज़ाहिरा खतून उठकर ज़ैनब के पास जाने लगी। जब जरगाम ने इनका हाथ पकड़ लिया, नफ़ी में सर लाया, वो एक नज़र ज़ैनब पर डाल के इसके पास बैठ गई। नीलम, इन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। नीलम, ज़ैनब बेटी के ऊपर जरगाम ने एक बार फिर से इन्हें दरमियान में टोक दिया। नीलम, इन्हें अम्मूजान के पास साथ वाले कमरे में ले जाओ। ज़ैनब ने
एक दर्जीदा नज़र जरगाम अली खान पर डाली, जो चेहरे पर पथरीले तासरात लिए इसे ही देख रहा था। वो मुलाजमा की मैयत में आगे बढ़ गई। जरगाम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। माँ के गला खंकाने पर वो पलट कर इसकी तरफ देखने लगा। जरगाम, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे। इनकी बात पर वो इस्तज़ाइया मुस्कुराया। जरगाम, ये वही ज़ैनब है जिसकी एक झलक देखने के लिए तुम इसके कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। अम्मुजान, वो बहुत पहले की बात थी, अब सब कुछ बदल गया है। और हाँ, वो ये सब नहीं जानती। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? इसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ओह, तो ये बात है, मैं लग ही रहा था कुछ ऐसी बात भी होगी। मुझे तो चुप करवा लोगे, लेकिन जिस दिन जीनिया को होश आ गया तो तब क्या होगा? वो तुम्हारे साथ गई थी इसे देखने के लिए। कुछ याद करके इसकी आंखों में किरचियाँ सी चुप गई। कैसे वो इसके साथ गई थी? और जब जरगाम ने इशारे से इसे ज़ैनब के बारे में बताया तो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली थी, और शहजादे, आई थिंक तुम तो कभी इजहार मोहब्बत नहीं करोगे। लगता है ये काम तुम्हारी जगह मुझे ही करना पड़ेगा। वो डोर ओपन करके जब नीचे उतरने लगी, इससे पहले ही इसका हाथ जरगाम के हाथ में था। अपिया, मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। ये मेरा काम है और ये मैं खुद ही करूँगा। बस की बात पर वो दिल महसूस कर रह गई और जरगाम की बात पर वैसे खलील जबरान की मोहब्बत का किस्सा सुनाने लगी। खलील जबरान की अपनी महबूबा, अब ये पता नहीं मजीदा है या मेज़िदा, पता नहीं ऐसे कुछ है, मजीदा ही पढ़ लेते हैं। मजीदा से मोहब्बत बगैर किस मुलाकात और दीदार के 20 साल तक चलती रही। जबरान न्यूयॉर्क में था और मजीदा काहिरा में। दुनिया के दो कोनों से दोनों बाहम खतूत का तबादला किया करते थे। एक खत में जबरान ने मजीदा की तस्वीर मांगी तो मजीदा ने इसको लिखा, सोचो तसव्वुर करो मैं कैसी दिखती होंगी जबरान, मुझे लगता है तुम्हारे बाल छोटे होंगे जो तुम्हारा चेहरा ढांप लेते होंगे। मजीदा ने यह पढ़कर अपने बाल काट लिए, लंबे बाल काट डाले और एक खत के साथ अपने छोटे बालों वाली तस्वीर भेजी। जबरान, तुमने देखा मेरा तसव्वुर बिल्कुल सच्चा था। मजीदा, मोहब्बत सच्ची थी। वो जरगाम का मजाक उड़ाने लगी। लगता है तुम भी इससे ऐसी ही मोहब्बत करोगे। यार जरगाम, 20 साल तक तो तुम बूढ़े हो चुके होगे। जरगाम अली खान की आंखों के सामने वो मंजर पूरी जज़ाइयत के साथ लहरा गया। तभी वो उठा और ज़ैनब के लिए मुख्तिस की कमरे के बाहर रुक गया। इसने दस्तक के लिए हाथ उठाया ही था जब दरवाज़ा खुल गया और सामने वो धुले धुले चेहरे के साथ खड़ी थी। वो सवालिया नज़रों से जरगाम को देखने लगी। ये तुम्हारी मेडिसिन है, मैं मुलाजमा को कहता हूँ तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुँचा देगी। खाने के बाद मेडिसिन ले लेना। इतने दिनों में पहली बार जरगाम अली खान ने इससे इतनी तवील गुफ्तगू की थी जो 3 जुमलों पर मुश्तमिल थी। मोहब्बत के 2 ही असूल होते हैं, जिससे मोहब्बत इसके लिए सारी हदें पार कर जाओ, अपनी हस्ती मिटा दो इसकी चाहत में, और अगर वो फिर भी तुम्हारा ना हो सके तो फिर मिटा दो मोहब्बत को, दिल से खुरच कर निकाल दो। वो भी ऐसा ही करना चाहती थी क्योंकि मोहब्बत इसकी हो के भी इसकी नहीं थी। लेकिन मोहब्बत को खुरच देना मुमकिन नहीं होता। इसे पता ही नहीं चला कभी अनचाहे रिश्ते में जुड़े वो मोहब्बत के इस मुकाम पर पहुंच गई जहां इसे वापसी मुमकिन नहीं थी। ज़ैनब सुल्तान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था वो थी औरत को इज्जत देना, और जरगाम अली खान अपने से जुड़ी औरतों की बहुत इज्जत करता था। और ज़ैनब, जिसने हमेशा अपनी माँ को बाप के हाथों छोटी छोटी बातों पर जलील होते देखा था, इसके लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा और दिलफरेब था, और वो इसकी हसीर होती चली गई थी और अब वो इस मोहब्बत को दिल से निकालना चाहती थी। इसका ख्याल था कि वो खून बहा में आई एक लड़की है और ये मोहब्बत इसके लिए लाहासिल है। ये जाने बगैर कि आग तो बराबर लगी है दोनों तरफ। वो नहीं जानती थी कि इसके दिल में जो मोहब्बत की कोंपल फूटी है ये इसी आग की आंच है जो इसके दिल तक पहुंच चुकी है। वो चेंज करके लेटा तो छम से इसका सुबह वाला रूप आंखों में उतर आया। गुलाबी कपड़ों पर सफ़ेद चादर से खुद को छुपाए जिसमें इसकी दूधिया रंगत चमक रही थी। वो जब से इसके करीब आई थी वो इसे अपने सहर में जकड़ रही थी और जरगाम अली खान इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। इसके बाप और बहन पर बहुत गुस्सा होने के बावजूद जब वो सामने आती थी तो इसे देखकर इसके अंदर इसके लिए मोहब्बत के अलावा और कोई जज्बा बाकी नहीं रहता था। वो सुबह उठकर मामूल के मुताबिक ज़ायरा खातून के कमरे में आया तो सामने ही बेड पर इसके करीब ज़ैनब बैठी नजर आई। जरगाम को दरवाजे में इस्तेदा देखकर इसने पलकों की झालर गिरा दी। वो चलता हुआ ज़ैनब वाली साइड पर आया और माँ के आगे झुक गया। झुकते हुए इसका कंधा ज़ैनब के सर से टकराया। जरगाम को अपने इतने करीब देखकर इसने सांस रोक लिया। इसके कैलून की खुशबू इसके हवासों पर छाने लगी। ब्लैक पैंट पर वाइट कलर की शर्ट पहने वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। ज़ैनब ने एक नज़र में इसका तफसीली जायजा ले लिया। वो माँ से अलग होता हुआ ज़ैनब के करीब ही ज़ैनब के करीब ही चेयर रखकर बैठ गया। इसने खुद को सफ़ेद रंग की चादर में कुछ इस तरह से छुपा रखा था कि वो अंदाज़ा नहीं कर सका कि इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। वो भी वहाँ से भागने के लिए परतोलने लगी। इसे कोई बहाना नहीं सोच रहा था। मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए है, मैं लेकर आती हूँ। वो झट से खड़ी होगी और वाइट कलर का पाँव को छूता हुआ फ्राक जिस पर वाइट ही मोती लगे थे वो बेड से नीचे उतरी और वाइट कलर के खुस्से पाँव में पहने तो जरगाम अली खान की नज़र इसके खुसों में मकीद खूबसूरत पाँव में टिक गई थी।
वो इसकी नज़रें खुद पर महसूस करती हुई हड़बड़ाहट में आगे बढ़ी और इसकी चेयर के साथ अटक कर इसके ऊपर ही गिरने वाली थी। जरगाम ने एक हाथ इसके बाजू पर जबकि दूसरा इसकी कमर के गिर्द रख कर इसे गिरने से बचाया। एम्बैरेसिंग मोमेंट। वो शर्म से पानी पानी हो गई और खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वाती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई। ज़ाहिरा खातून खिलखिला कर हंस दी और इनकी हंसी में जरगाम अली खान का कहका भी शामिल था। आज कितने अरसे के बाद वो इस तरह से खुश नजर आ रहा था। ज़ाहिरा खातून ने इस पर नजरें जमाई, इसकी खुशियों के लिए दायमी और इसकी खुशियों की दायमी होने की दुआ की। जरगाम अली खान इस वक्त बैठक में मौजूद था जहां गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग मौजूद थे। बेटा, जब सरदार साहब जिंदा थे तो तब हमने इन्हें भी बताया था कि गांव में पानी का बहुत मसला है। उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द से जल्द ये मसला हल करेंगे, लेकिन इस दौरान इनकी मौत वाक़या होगी तो ये मसला अल्तवी का शिकार हो गया। अब जबकि आपने सरदार बन गए हैं तो आप इस मसले का कोई हल निकालें। हमारी औरतें कोई मील पैदल चलकर जाती हैं और पानी भर कर लाती हैं, लेकिन वो पानी हमारी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी है। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं जल्द से जल्द कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके लिए यूनिसेफ और गवर्नमेंट के एहलकारों से भी बात करूँगा। इंशाल्लाह जल्द ही कोई हल निकल आएगा। हमें आप पे भरोसा है, इसलिए हमने आपको अपना सरदार चुना है। अम्मू जान, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ मैं अपने तल्लुकात इस्तेमाल करके इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर समझो। वो इस्लामाबाद आया तो बहुत उम्मीद था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसे पता चला कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसने वाटर एंड डेवलपमेंट वालों से मुज़ाकरात किए, लेकिन वो नाकाम रहा। इसने तजवीज़ पेश की थी इसके गाँव के करीब तरीन मौजूद दरिया से एक छोटा डैम बनाया जाए और उस डैम से घर घर लोगों को पानी पहुंचाया जाए, लेकिन इनका कहना था कि अव्वल तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पार्लियामेंट और सेनेट की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं, और अगर ये मंजूर कर भी लिया जाए तो इसके लिए अच्छी खासी रकम चाहिए, जबकि गवर्नमेंट अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के काबिल नहीं है। फिर यूनिसेफ के ताउन से इसने डैम का आधा खर्चा खुद उठाने का फैसला किया। मुख्तलिफ टीवी शोज़ में कई दिन तक डिबेट जारी रही। जरगाम ने एक दिन में कई प्रोग्राम्स में शिरकत की और फिर ये खबर अवान बाला और अवान ज़री के बंद दरवाज़ों से टकराई। और आज जरगाम अली खान के लिए बड़ा दिन था। इसने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में अपने इलाके के लिए इस प्रोग्राम की अफादियत और पाकिस्तान के लिए इसके फ़वाइद पर एक मुख्तसर सी तकरीर की, जिसके मेन पॉइंट यही थे कि अगर हम अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकते, जिसमें से एक बेहद ज़रूरी पीने का साफ़ पानी मुहैया करना है, तो फिर ऐसा माशरे कैसे तरक्की कर सकता है। क्योंकि सेहतमंद लोग ही सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकते हैं। जब इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होगी तभी वो दूसरे मैदानों में भी आगे बढ़ सकेंगे। ज़ाहिरा खातून, ज़ैनब और घर के तमाम मुलाज़में भी इस वक्त टीवी के आगे बराजमान थे और जरगाम अली खान की पार्लियामेंट में तकरीर सुन रही थी। ज़ैनब को ज़ाहिरा खातून पर रश्क आया कि वो इतने काबिल बेटे की माँ है। इसे खुद पर भी नाज हुआ कि नाम का ही सही, लेकिन इसके नाम के साथ इसका नाम तो जुड़ा है ना। इसी तकरीर के अख्ताम पर इसके घर में मौजूद सब लोगों ने खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाईं। सबके चेहरों पर एक अनदेखी खुशी थी। इनका सरदार इनके लिए, इनके हक के लिए एक मुकदमा लड़ रहा था, आई थिंक। और जिस वक्त ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ वो और फरहत मुसरत से अपनी जगह से खड़ा हुआ। एंड इसी वक्त इसके मोबाइल पर सुफान याहिया की कॉल आई थी। इसने कॉल रिसीव करके कान के साथ मोबाइल लगाया और दूसरी तरफ की बात सुनकर वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा था। आप लोग कमेंट में बताएं आपको जरगाम का अपने इलाके के लिए जो आई थिंक कमेंट लिखना है, राइटर ने कमेंट हमें लगा कोई ये भी कोई नाम ही है रूम का, मैं तो राइटर ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था। सुफान ने इसे बस हॉस्टल पहुंचने के लिए कहा था और जरगाम की जान पर बनाई थी। हॉस्टल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके वो पागलों की तरह अंदर की तरफ भागा। जीनिया के रूम के बाहर पहुंच के डोर के हैंडल पर हाथ रखते ही इसके हाथ कपकपा रहे थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके बेड के पास बहुत से डॉक्टर्स खड़े थे। वो इसे नजर नहीं आ रही थी। एक तरफ खड़े सुफान की नज़र जब जरगाम पर पड़ी, वो भाग कर इसके गले लग गया। जरगाम इसे होश आ गया है, इसने कोमा को शिकस्त दे दी है। सुफान की आवाज़ से बहुत दूर से आती सुनाई थी। वो इससे अलग होता हुआ किसी ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ा और डॉक्टर्स को एक तरफ करता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ। जीनिया की नज़र जब इस पर पड़ी, वो नक्काहत से मुस्कुराई। जरगाम ने झुककर इसकी पेशानी चूमी तो वो बेआवाज़ रोने लगी। इसने इसके आंसू अपने पोरों पर चुन लिए और इसे चुप रहने के लिए नफ़ी में सर हिलाया। डॉक्टर्स इसे मुबारक देते हुए वहाँ से जाने लगे। वो जीनिया का हाथ पकड़ कर इसके पास बैठ गया। सुफान बिखरा सा खुशी से सरशार एक साइड पर खड़ा था, जबकि जरगाम अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। वो ये तस्लीम करने में मुतामल था कि वो वाकई में लौट आई है। एक नर्स आकर इसे मुख्तलिफ मशीनों से आज़ाद करने लगी। बेहतरीन इलाज से वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी। दोनों बहन भाई बस खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। जरगाम के पास पूछने के लिए बहुत से सवाल थे, लेकिन वो अभी कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। जरगाम डॉक्टर से इसे घर ले जाने की परमिशन लेने के लिए रूम से निकल गया। इसके जाने के बाद सुफान चलता हुआ इसके करीब आया और बेंच पर बैठ गया। जीनिया ने उलझन भरी नज़रों से इसे देखने लगी, जिसे इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी इसे वो याद नहीं आ रहा था। हाय,
सुफान को डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया कि कुछ लोग इस कंडीशन से बाहर आने के बाद अपनी याददाश्त का हिस्सा भूल जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्हें याद आ जाता है। आप कौन? बड़ी सहमी सी आवाज़ में बोली। मैं जरगाम का दोस्त हूँ। इसके जवाब पर वो दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से जरगाम गया था। सुफान समझ गया कि इसे इसका इतना करीब बैठना अच्छा नहीं लग रहा। वो एक कहा भरकर इससे दूर हट कर दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया। हाय सुफान बेचारा, एक तो इसके साथ याहिया का नाम भी जुड़ा है जो रिसेंटली हमारा क्रश बन गया, और एक सुफान। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। जरगाम ने व्हील चेयर से अपने बाजू में उठाकर एहतियात से गाड़ी में बिठाया और सुफान से गले मिला। जब वो ठीक हो जाएगी तो तुम आ जाना सुफान, लेकिन अभी से कुछ वक्त लगेगा। जरगाम, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। फिलहाल वो मेरी जिम्मेदारी है। वो इसका कंधा दबाता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। सुफान ने अपने मोबाइल में चुपके से इसकी एक तस्वीर ली और तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक इसकी गाड़ी आंखों से ओझल ना होगी। इसकी गाड़ी के मकसूर हारन पर ज़ैनब का दिल धक धक करने लगा। वो सर झुकाए कमरे में बैठी रही। थोड़ी देर के बाद इसे बाहर से ज़ायरा खातून की रोने की आवाज़ आई तो वो तजस्सुस की वजह से बाहर निकल आई और सामने का मंजर देखकर वो ठिठक गई थी। ज़ायरा खातून ज़ीनिया को सीने में पींच कर ज़ारों की दार हो रही थी। वो इसे देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ी और ज़ायरा खातून के पीछे आकर खड़ी हो गई। काही कलर के कमीज शलवार में हमरंग दुपट्टा रखे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जरगाम अली खान की नज़र जो उठी तो पलटना भूल गई। वो आज पूरे 1 माह के बाद इसे देख रहा था। ज़ायरा खातून इससे अलग हुई तो ज़ीनिया की नज़र ज़ैनब पर पड़ी तो इसे मुस्कुराकर जरगाम की तरफ देखा। जरगाम ने ज़ैनब पर से नज़र हटाकर मुस्कुराकर इसे देखा। ये भाभी है हमारी। जरगाम ने इसके चेहरे पर एक अलग चमक देखी और उस बात में सर हिलाया। ज़ीनिया ने इसके लिए अपनी बाहें फैलाई तो वो थोड़ा झिझक के बाद इसके गले लगी। ज़ीनिया के साथ शहर से एक वक्ती नर्स भी आई थी। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। ज़ीनिया को रात भर नींद नहीं आई थी और जरगाम भी इसके साथ जागता रहा था। इसे डर लग रहा था कि ये ना हो कि एक बार फिर से वो सोए और वापस ना उठे। रात के ज़ीनिया ने इसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजा और कई दिनों की बेआरामी की वजह से इसकी आंख 10 बजे के करीब खुली। वह फ्रेश होकर नीचे आया तो ज़ीनिया पहले ही हाल में मौजूद तख्ता पोश पर बरजमान थी। जरगाम इसे मुस्कुरा कर देखता और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। जब इसने ज़ीनिया की रंगत में तगीर होते देखा, वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो दूसरी तरफ से आती ज़ैनब से टकराते टकराते बचा और साथ ही वो ज़ैनब की परेशानी भी भांप गया। गुड मॉर्निंग। तुम ऊपर वाले पोर्शन से आ रहे हो और ज़ैनब नीचे से आ रही है, ये क्या है? हाँ, वो रात को इसकी तबीयत ख़राब थी तो ये नीचे ही सो गई थी। इसने बहाना बनाया। ज़ीनिया ने ज़ैनब की तरफ देखा तो इसने भी जरगाम की तायद में सर हिलाया। तो सुनने वाले ज़रा आला उर्दू रखने वाले स्क्रीन पर नज़र डालें। रीडर्स ने तो हमें बताना नहीं है क्योंकि वो म्यूट करके सुनते हैं। सुनने वाले प्लीज़ स्क्रीन पर नज़र डालें, हमें बताएं ये जो लफ्ज़ है ना, वैसे तो हम अमूमन लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, लिखा होता है मैडम, लेकिन ये वाला लफ्ज़ मादाम लिखा हुआ है। क्या ये ऐसे ही प्रोनाउंस करना है ना, मादाम? क्योंकि आगे एक नावल हम रीड करेंगे मतलब काफ़ी देर बाद शायद उसमें हमें यही लफ्ज़ रीड करना पड़े। हमें बताइए। ओके मादाम, जैसा आप कहें, गलती हो गई है हमसे। ज़ैनब जाओ ना, शहज़ादे के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तुम इसके लिए कॉफ़ी बनाती हो ना? जी। ज़ैनब ने थूक निकला। जानती हुई कहता था कि जो इसकी बीवी होगी ना, वो इसे बस अपने आगे पीछे ही भगा रखेगी और हम इससे कहते थे कि वो हमारी भी भाभी होगी और हम इसके खूब कान भरेंगे ताकि तुम दोनों की रोज़ लड़ाई हो और हम इस लड़ाई में अपनी भाभी का साथ देंगे। ज़ैनब मुस्कुराकर इसे देखने लगी। वो बहुत बातूनी थी और शरारती भी। ज़ैनब के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था क्योंकि जरगाम अली खान सारा दिन घर में मौजूद रहा था और ज़ैनब इसी नज़रों से खाइफ रहती थी। साथ में ज़ीनिया की बातें वो शर्मिंदा सी फिरती रही। ना जाने जरगाम ने बाप के बारे में ज़ीनिया को क्या बताया था जो इसने एक बार भी इनके बारे में नहीं पूछा था। रात को जब जरगाम ने सोने के लिए अपने कमरे में गया तो ज़ीनिया और ज़ायरा बेगम दोनों हाल में बैठी थी। जरगाम के जाने के बाद ज़ीनिया ने ज़बरदस्ती इसे ऊपर रूम में भेज दिया। इसने बहुत बहाने बनाए लेकिन कोई भी इसके काम ना आया। वह सुस्त कदमों से चलती हुई ऊपर आई, दरवाजे के बाहर खड़े होकर 2-3 बार दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई आवाज़ न पाकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होगी। कमरा बिल्कुल खाली था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक नफीसा बेड रखा था। एक साइड पर सोफे लगे थे, वहाँ पर एक साइड पर स्टडी टेबल भी रखा था। कमरे के 2 तरफ में खिड़कियाँ थीं जिन पर भारी पर्दे पड़े थे। वो दरमियान में खड़ी कमरे का जायजा ले रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और जरगाम अली खान बाहर निकला। ज़ीनिया ने इसे देखकर थूक निकला जो आंखों में एक चाह लिए इसी की तरफ बढ़ा था। वो पिया ने ज़बरदस्ती भेजा है। इसकी ज़ुबान जरगाम अली खान के तेवर देकर लड़खड़ाई। वो थोड़ी देर खड़ा इसे देखता रहा। ज़ैनब की पलकें भारी होने लगी। इसके लिए सर उठाना मुश्किल हो गया। इसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही खड़ी रही तो वो बेहोश हो जाएगी और अगले पल वो इसकी बाहों में झूल गई। हैं, इतना डर बेहोशी हो गई। वो इसे बाहों में लिए होंठ पीछे खड़ा था। अजीब लड़की है। क्या मैं इतना डरावना हूँ जो ये मुझे देखते ही होश खरत से बेगाना होगी? खुद ही तसव्वुर कर लो हीरो कैसा होगा। मजाक है भाई।
अपनी इमेजिनेशन का बेड़ा गर्क ना करें। इसके वजूद को बाजू में भरकर इसने बेड पर डाला और इसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर इसे होश में आते देखकर खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। इसे डैम के लिए पेपर वर्क करना था। 2 दिन के अंदर इसे तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करनी थी ताकि जल्द से जल्द डैम की तमीर शुरू की जा सके। होश में आती ज़ैनब ने गर्दन मोड़कर एक साइड पर बैठे ज़रगाम अली खान को देखा, जो लबों में सिगरेट दबाए किसी फाइल में सर दिए बैठा था। ज़ैनब के देखने पर इसने एक चिढ़ती नज़र इस पर डाली और उठकर लाइट ऑफ करके रूम से बाहर निकल गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू जमा होने लगे। वो खुद तरसी का शिकार हो रही थी। इसका ख्याल था कि ज़रगाम अली खान ने सिर्फ बहन की मोहब्बत में इसे इस कमरे में जगह दी है। अपनी सोचों से उलझती रात के न जाने किस पहर नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई थी। ज़ैनब की नींद की परवाह करते हुए दूसरे कमरे में आ तो गया था, लेकिन वो कोई काम ढंग से ना कर सका। इसे बार बार इसी का ख्याल रहा था कि वो आज इसके रूम में मौजूद है, जैसे वो ख्यालों में कई बार अपने रूम में देख चुका था। अपनी सोचों से लड़ते लड़ते इसने फाइल बंद कर दी और बाकी काम कल पर उठाकर वह रूम में आ गया। बगैर कोई आवाज़ के वो रूम में दाखिल हुआ और इसके मुखालिफ सिमत से आकर इसके बराबर लेट गया। इसकी तरफ करवट लेकर एक हाथ सर के नीचे रखते वो इसे देखने लगा। ब्लैक कपड़ों में दुपट्टे से बेनियाज, आंखों में काजल की लकीर, हल्की सी लकीर जो किनारों से बाहर निकली हुई थी। गुलाबी पंखुड़ियों से होंठ इसे देखते ज़रगाम अली खान इसकी तरफ झुकता चला गया। इसकी लिमस पर वो थोड़ा सा कसमसाई और अपने बाजू इसके गले में डालते फिर से सो गई। ज़रगाम अली खान ने इसके बाजू पर अपना लिमस छोड़ा और आंखें मूंद ली। फजर के वक्त ज़ैनब की आंख खुली तो खुद को ज़रगाम के हिसार में देखकर वो तेज़ी से पीछे हुई, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो इसकी नींद की परवाह करते हुए नरमी से इसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी। वो नमाज के लिए लेट हो रही थी। पहले ही जा चुका था पहले ही जाग चुका था, लेकिन इसे तंग करने की तकदों में अब इसकी ज़ड की इसकी तकदूर में पहले ही जाग चुका था। एक तो इंग्लिश में लिख देते दरमियान में, लेकिन इसे तंग करने के लिए इसने अपना हिसार और तंग किया। ज़ैनब की हालत रोने वाली हो गई थी। ज़रगाम अली खान इसे मजामत तर करते देखकर अपनी गिरफ्त ढीली की और रुख मोड़ कर लेट गया। वो तेज़ी से इससे नीचे हुई और अपनी उथल पुथल होती सांसों को संभालती उठकर रूम से बाहर निकल गई। वो ज़ीनिया और ज़ायरा खातून नाश्ता कर रही थी। जब वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, वो सबको सलाम करता हुआ ज़ैनब के झुके सर पर एक नज़र डालकर इसके ऐन सामने वाली चेयर पर बैठ गया या संभाली। ज़ैनब के लिए नवाला हलक से उतारना मुश्किल हो गया। सुबह वाला वाक़या याद करके इसकी सहेलियाँ भीगने लगी। इसने एक चोर नज़र ज़रगाम अली खान पर डाली। वो खुशनुमा नज़रों से ही घूरा था। वो इसकी नज़रों से खाइफ होते हुए ज़ायरा खातून की तरफ देखने लगी। ज़रगाम अली खान को ज़ैनब पर गुस्सा आ रहा था। वो सुबह नमाज के बाद इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो वापस रूम में आई ही नहीं। मम्मा मैं चलता हूँ, बैठक में कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं भूख नहीं है। वो ज़ैनब को एक नज़र देखता बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़रगाम इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा था, क्योंकि लोगों ने इसे बताया था कि जिस जगह पर डैम बनना है वहाँ की कुछ ज़मीन सफ़ीर खान की है, जो कि सुल्तान खान का भांजा है। सरदार ज़रगाम, अगर इसने ज़मीन देने से इनकार कर दिया तो आप लोग परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। और सब एक उम्मीद से इसे देखते वहाँ से जाने लगे। इसने वहीं बैठे बैठे इस्लामाबाद में मौजूद अपने दोस्त से रब्ता किया और इसे सफ़ीर से सहराब डैम में इसकी आ रही ज़मीन का सौदा करने के लिए कहा। सरगाम में कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं लग रहा। वो बहुत बिगड़ा हुआ नवाबज़ादा है। तुम इससे बात तो करो, अगर ना माना तो फिर देखते हैं। ठीक 2 घंटे के बाद ज़रगाम के मोबाइल पर रिंग हुई थी। ज़रगाम वो मान गया है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो ज़मीन की रकम लेगा। और क्या बोलो यार? और ये कि तुम इसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहोगे कि सफ़ीर तुम्हें वो ज़मीन डैम के लिए अतिया की है। कितनी रकम मांगी है इसने? 10 करोड़। अल्लाह अल्लाह, खुदा का खौफ करो, हाथों ना रखो। 10 करोड़ तोबा, हमने तो अपना सर थाम लिया। बेशक नावल में ही है। 10 करोड़, इतनी भी क्या ज़मीन है? इतनी ज़मीन की कीमत होती है? तोबा। ज़रगाम अली खान ने होंठ खींच लिया। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, ज़रगाम वो एक नंबर का कमीना है। 2 करोड़ की ज़मीन का वो 10 करोड़ मांग रहा है। डन कर दो। लेकिन ज़रगाम ये घाटे का सौदा है। इसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तुम नहीं जानते रोमा के कुएं की कहानी? बहरे रोमा एक सहाबी की मलकियत में था, जिनका नाम रोमा अल गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, और इस कुएं का पानी फ़रोख्त किया करते थे। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि क्या तुम इस कुएं को जन्नत के चश्मे के बदले फ़रोख्त करोगे? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इसके सिवा कोई कुआं है ही नहीं, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने 35,000 दिरहम के एवज़ इस कुएं को ख़रीद लिया। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा कि अगर मैं इस कुएं को ख़रीद लूँ तो क्या आप मेरे लिए जन्नत के चश्मे की वही पेशकश होगी जो आपने रूमा को फरमाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा, मैं इसको मुसलमानों के वास्ते ख़रीद चुका हूँ। इसलिए अल्लाह के लिए सौदा करते वक्त नफ़ा नुकसान ही देखते हैं। अल्लाह इसका बदला 10 गुना बढ़ा कर देता है। ये वाला वाक़या हमने भी सुना है। वैसे
इसे रकम अदा कर दो और मेरी तरफ से सुफान को कहो इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लें। ओके सरदार साहब, जैसा आपका हुक्म, वो शरारतन बोला। इसकी बात पर जरगाम के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मसरूफियत होने की वजह से मैं कल ओके ये राइटर लिखा है, मैं तो सारा कुछ ही ऐसे ही साथ ही पढ़ी जा रही हूँ। वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। इसे माँ की याद आ रही थी। ना जाने इनके साथ क्या हुआ होगा। अगर बाबा को पता चल गया कि मुझे मोबाइल माँ ने दिया था तो इससे आगे वो सोच ही ना सकी। यूँ स्टैचू बनकर रात नहीं गुजरेगी। चेंज करो और आराम से सो जाओ। गीले बालों में ब्रश चलाता वो बेतासुर लहजे में कह रहा था। वो बिना इसकी तरफ देखे साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाकर बाहर निकल गया। ज़ैनब जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। इसकी कलोन की खुशबू चारों ओर फैल गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। इसकी आँख खुली। बैठ के दूसरे किनारे पर लेटे जरगाम को लेकर वो लम्हे भर को ठिठकी। इसने अपनी सारी जिंदगी में इतना वचिया मर्द नहीं देखा था। खड़े खड़े मगरूर नकूस से झलकती बेनियाजी वो यकटुकी से देख रही थी कि जरगाम ने एकदम से इसकी तरफ करवट ले ली। ज़ैनब ने सटपटाकर अपनी नज़रों का जाविया बदला जिसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। सुबह टूट कर बारिश बरसी थी। इसे बारिश से इश्क था। ठंडी हवा के झोंके इसके नम बालों से छेड़छाड़ करते गुजर जाते। इसने शरारत से मंडीर पर बैठे सारे कबूतर उड़ा दिए। तभी वो इसके करीब आकर खड़ा हो गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जीनिया भी बाबा के बारे में नहीं जानती और ना ही वो तुम्हारे बारे में जानती है कि तुम कौन हो। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। मैं नहीं जानता सब कुछ जानने के बाद इसकी तुम्हारे साथ रवैया कैसा होगा। इसलिए सोच लो कि तुम्हें यहाँ इस घर में रहना है या नहीं। और आप इस सब में कहाँ खड़े होंगे। अल्फाज इसके मुंह से रुक रुक कर निकले। मैं तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। अभी वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। वापसी के दरवाजे खुले हैं। जो चाहे फैसला करो। मैं रुकावट नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती और बेईमानी से नफरत है। एक नज़र इसके पथराए हुए चेहरे पर डालता वो वहाँ से निकल गया था। तो ज़ैनब सुल्तान, तुम्हारे लिए ज़िंदगी ने ये रास्ता मुंतखब किया है। इसने अपनी ज़िंदगी के सौदो ज़िया का हिसाब लगाना चाहा। अगर ज़िंदगी से शख्स को निकाल दूँ तो मुझे सिर्फ खसारा ही खसारा नज़र आता है। फैसला तो हो चुका था। इस यूनानी देवताओं जैसी आन बान वाले शोहर से इसे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी। वो इस मोहब्बत की खातिर सब कुछ छाड़ने के लिए तैयार थी। मुझे अब कहीं नहीं जाना। इसने सरगाम को पुकारा जो जाते जाते मेरी जगह पर बगैर मुड़े इसकी सुनने के लिए रुक गया था। मुझे आपसे बस इतनी फेवर चाहिए कि आपका नाम मेरे नाम से जुड़ा रहे। वो बेखुद सा इसके चेहरे पर फिसलती बूंदों को देखता रहा। गुजरते 6 माह में जीनिया बहुत बेहतर हो गई थी और सरगाम ने वादे के मुताबिक सुफान को अपने माँ बाप को हवेली लाने का अंदिया दे दिया था। और वो सुनकर पहली फुर्सत में माँ और बाप को लेकर हवेली पहुँच आया। हवेली में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फिर जीनिया की रजामंदी से मंगनी बहुत धूमधाम से हो रही थी। जरगाम ने जीनिया को बता दिया था कि इसके हाथ में जो हीरे की अंगूठी है वो हॉस्पिटल में इसे सुफान ने पहनाई थी। और वो हैरत से मुंह खोले सुफान को देखने लगी। हमें ऐसा लग रहा था जब स्टार्टिंग में सुफान का सीन आया था ना, मतलब उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि सुफान भी ना वो फाइका के साथ मिला होगा और मतलब ये से धोखा देगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन नहीं, सुफान तो अच्छा निकला है। जो आंखों में खुशियों का एक जहां लिए इसे देख रहा था और इसकी नज़रों से घबराकर जीनिया ने नज़र झुका ली। तकरीब खासी वसी पैमाने पर की गई थी। ज़ायरा खातून ने अपने सब जाने वाले को मदऊ किया था। जीनिया शहर से आई पार्लर वाली से तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके लिए सुफान ने अपनी पसंद से भारी काम वाला पिंक कलर का जोड़ा लाया था। इसका कहना था कि इसने जीनिया को हमेशा ब्लैक अबाया ही में ही देखा है, इसलिए वो चाहता है वो ऐसा खिलता हुआ रंग पहने और वो देख सके। वो कलरफुल ड्रेस में भी इतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी अबाया में लगती थी। ज़ैनब ने स्याह कलर की मैक्सी ज़ेबतन की थी। वो पहन तो ग्रीन कलर रही थी, लेकिन जब जरगाम ब्लैक कमीज शलवार पहनकर नीचे आया तो इसने भी सोच लिया कि वो इसके हमरंग ड्रेस ही पहनेगी। और जब वो तैयार होकर नीचे आई तो जरगाम ने जानबूझकर नजरें चुरा ली। वो जानता था कि ये ड्रेस इसकी वजह से पहना गया है। कितना तेज है, क्योंकि वो पहले कमरे में इसका निकाला गया ग्रीन ड्रेस देख आया था। जरगाम को इसका ये अंदाज बहुत भाया था और इसकी घनी मूंछों तले लब वो अपने आप मुस्कुराहट में ढल के। सुख चैन की घनी शाखों में बरसों से पनाह लेती चिड़ियाँ अचानक एक साथ शोर मचाने लगी। ज़ैनब ने सर उठा कर देखा तो एक बिल्ली इनकी ताक में बैठी थी। ज़ैनब तेज़ी से उठकर इस तरफ भागी, लेकिन इसे देखते ही बिल्ली एक चुस्त में वहाँ से भागी। एक ज़बान चहचहाती चिड़िया एकदम से पुरसकून होगी। रात के फंक्शन के असरात अभी भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। खुश्क फूलों की पत्तियाँ, मिठाई के खाली डब्बे, किसी टूटी चूड़ियों की कांच। ज़ैनब को एकदम से फ़ज़ा हबस आलूदा लगी। इसने सर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान में इसके सर पर तैरती 4-5 चीलें। इसका दिल एकदम से घबरा गया, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वह दिल के मुकाम पर हाथ रखती नीचे की तरफ भागी। जरगाम और ज़ायरा खातून ने एक साथ नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा था। इसे इनकी नज़रों से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। इसने उल्टे कदमों बाहर निकलना चाहा, लेकिन इससे पहले जीनिया की आवाज़ ने इसके पाँव जकड़ लिए। जरगाम अली खान, इसकी आवाज़ में कुछ था जो ज़ैनब सुल्तान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। जरगाम अली खान, इसकी आवाज़ एक बार फिर गूंजी। ज़ैनब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर तुम मेरे भाई हो तो इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। और जीनिया के अल्फाज ज़ैनब की सर पर किसी बम की तरह लगे थे। इसने जरगाम अली खान की तरफ देखना चाहा, लेकिन आंखों में जमा
हो रहे पानी ने इसका चेहरा धुंधला दिया। जरगाम अली खान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और साथ ही ज़ैनब ने एक उम्मीद भरी नज़र ज़ीनिया पर डाली, लेकिन वो इसे नहीं देख रही थी। वो इसकी मिन्नत समाजत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो इसे अपनी तरफ बढ़ता देकर पहले ही बोल उठी, मेरे करीब मत आना ज़ैनब सुल्तान, मैं अपने पास तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसके पास में गुराहट थी जैसा कि किसी जख्मी शेरनी के जख्म उधेड़े गए हों। हमें तो ख्वाब लग रहा है। इसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बींच कर खोला। इसने एक नज़र टूटी बिखरी ज़ैनब पर डाली जो एक आस और उम्मीद से जरगाम को देख रही थी। ज़ाहिरा खातून ने इसका हाथ पकड़कर नफ़ी में सर लाया। अपिया, इस सब में मेरा क्या कसूर है? वो बेचारगी से बोली। तो मेरा क्या कसूर था? क्या मेरा कसूर ये था कि मैं खूबसूरत थी, या मेरा कसूर ये था कि मैंने फ़ाइका सुल्तान जैसी लड़की से दोस्ती की जो एक नागन थी? तुम भी तो इसी की बहन हो। कल को क्या पता मेरे भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर कहीं ले जाकर मार दो। मैं मर भी जाती तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो हमारा कौन होगा? मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर आपका भाई है तो मेरा भी सरका साई है। ज़ीनिया ने भी यकीनी से देखा। जरगाम ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में नहीं आना, ये तुम्हें मार देगी। आइए नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ इस वक्त सहराब डैम के नए पार्टनर्स सामने आए जिन्होंने अपने 4 एकड़ में डैम के लिए अतिया की है। जी हाँ, जरगाम खान ने हमारे चैनल से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कंफर्म किया है कि सफ़ीर खान ने अपने 4 एकड़ में डैम के लिए अतिया की है। ज़ीनिया की नज़रें पथरा गई। खबर के साथ चलती तस्वीरों को देखकर वह चीखने चिल्लाने लगी। जरगाम ने आगे बढ़कर इसे सीने में भींच लिया। दोनों हाथों से इसकी शर्ट को पकड़े वो डरी सहमी इसके सीने में छुप जाना चाहती थी। अब यह बताओ, क्या यही है वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी और जरगाम की आंखों में खून उतर आया था। वो ज़ीनिया को बाजू में उठाए कमरे में लाया और इसे नींद की दवा देकर ज़ाहिरा खातून को इसका ख्याल रखने का कहकर कमरे से बाहर निकला है। कमरे के बाहर खड़ी ज़ैनब को बाजू से पकड़कर ऊपर कमरे में लाकर जोर से सोफे पर पटका। ज़ैनब सुल्तान, जब तक मैं वापस ना आऊँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। अगर मेरे निकाह में रहना चाहती हो तो। वो वार्डरोब में कुछ ढूंढने लगा। ओके, स्मिथ एंड वेसन M&P पिस्टल इसके हाथ में पकड़ा चमक रहा था। इसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद इसने इसे अपने कोट के अंदरूनी पॉकेट में रखा और चलता हुआ ज़ैनब के करीब आया जो खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी। मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सफ़ीर ने ज़ीनिया पी को क्यों मारा होगा? इनके साथ क्या दुश्मनी थी? क्योंकि ज़ीनिया खान ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था और जब इसका हाथ पकड़ना चाहा था तब भरी यूनिवर्सिटी में इसे थप्पड़ मारा था और इस थप्पड़ का बदला इसने इसकी क्या? कुछ नहीं, आपको बताना पड़ेगा। ज़ैनब रास्ते से हट जाओ। पहले आपको बताना पड़ेगा क्या किया था सफ़ीर ने ज़ीनिया पी के साथ। इसकी इज्जत तार तार करने के बाद इसको जान से मारने की कोशिश की थी और यकीनन वो अभी तक ये बात नहीं जानता कि ज़ीनिया खान जिंदा है। आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? इसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती नजर आई थी। आज ही पता चला है। ज़ैनब इसका नाम और चेहरा भूल चुकी थी, लेकिन वो इतना जानती थी कि फ़ाइका सुल्तान इसे धोखे से यूनी से अपने साथ अपने घर लेकर गई थी और फिर वहाँ से कोई मशरूब पिलाया गया था जिसके बाद इसे कुछ होश नहीं रहा। और इसके बाद जब वो होश में आई तो उसका कहना था कि इसे बस धुंधली सी कोई तस्वीर इसकी आंखों के आगे लहराती है, लेकिन इसे चेहरा वाज़ेह नहीं आ रहा। अगर आज टीवी पर वो न्यूज़ ना चलती तो मैं कभी भी ना जान सकता। और हाँ, अगर ज़ीनिया की तबीयत ख़राब ना होती तो तुम भी अभी तक मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी होती। इसकी बात पर वो पत्थरा सी गई थी। वो जाने के लिए मुड़ा तो वो भागती उसके सीने से जा लगी। जरगाम अली खान, मैं हमेशा आपकी वफादार रहूँगी। आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, लेकिन मेरे नाम से अपना नाम जुदा नहीं कीजिएगा, मैं मर जाऊँगी। इसकी बात पर जरगाम अली खान ने आंखें मीच ली। वो नरमी से खुद से अलग करता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। एक तो ये मक्खी हमारे पीछे पड़ गई है। पीछे ज़ैनब सुल्तान को रोते गिड़गिड़ाते छोड़ गया। गाड़ी के पास पहुंचकर इसे अपनी कलाई पर झलन सी महसूस हुई। ज़ैनब को अलग करते हुए इसके नाखूनों से इसकी कलाई पर खरोंच आई थी। जरगाम अली खान की बाएं आंख से एक आंसू निकलकर इसकी बेड में कहीं गुम हो गया। इसने अपनी कलाई पर लब रखे और बेदर्दी से अपनी आंखें मसली जो शिद्दत ज़बत से सुरख अंगारा हो रही थी। और हमें तो लगा था वो ख्वाब था। फ़ाइका सुल्तान के शोहर ने औलाद न होने की वजह से दूसरी शादी कर ली थी। वो फ़ाइका से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन माँ बाप का इकलौता होने की वजह से वो माँ के आगे मजबूर हो गया और अपनी एक यतीम कज़न से शादी कर ली जो बचपन से इससे मंसूब थी। लेकिन चूंकि अफ़ान को फ़ाइका पसंद आ गई थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को नाराज़ करके फ़ाइका को अपनाया था। फ़ाइका के लिए खबर किसी दहशत से कम न थी। वो दुर्दाना बेगम के घर थी जब इसे अफ़ान के निकाह की बाबत पता चला। वो रश ड्राइविंग करती हुई घर पहुँचना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसे किसी मजलूम की आग लग गई थी। रास्ते में इसकी गाड़ी एक तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई। रोशो खरत से बेगाना हो गई। जिस वक्त वो दोबारा होश में आई तो अफ़ान इसके पास मौजूद था, लेकिन वो अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। अपनी हालत देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। डॉक्टर ने इसे सुकून का इंजेक्शन लगाया और वो गहरी नींद में चली गई। जरगाम जिस वक्त इस्लामाबाद पहुंचा रात गहरी हो रही थी। मौसम अबरआलूद हो रहा था। काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था। जरगाम के मोबाइल पर रिंग हुई। इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ इसका बेहतरीन दोस्त फरहान था। इस सबके नाम फरहान, सफ़ान, जरगाम।
जरगाम सफ़ीर खान इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, वो मरी में अपने कॉटेज में गया हुआ है। और कौन है इसके साथ? कोई लड़की है इसके साथ, शायद कोई कॉल गर्ल है। ओके थैंक यू। इसने कॉल कट करके मोबाइल डैशबोर्ड पर डाला और गाड़ी का रुख मरी की तरफ मोड़ दिया। शदीद धुंध, तेज़ बारिश और ओलों के दरमियान वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। इंतकाम की आग इंसान को पागल बना देती है। वो 5 घंटे का सफ़र तय करके इस्लामाबाद पहुंचा था। अभी से मरी पहुंचने के लिए मजीद 1 घंटा और ड्राइव करनी थी। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। काफ़ी रात होने की वजह से इस वक्त रोड खाली था। वह जिस वक्त मरी पहुंचा वहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सर्दियों की काली रातें थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। चांद भी कहीं बादलों की ओर में छुपा बैठा था। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। इसने अपनी गाड़ी कॉटेज से काफ़ी पहले ही पार की और मास्क से चेहरा ढक लिया। वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा था। वो कॉटेज के सामने से होता हुआ एक लंबा चक्कर काट कर इसके एक भी हिस्से में पहुंचा जहां 5 फुट की एक एल्युमिनियम की विंडो थी। इसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और शीशे पर दे मारा, जिससे रात के गहरे सन्नाटे में शोर पैदा हुआ। लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए था। वो कॉटेज कांच हटाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और सामने कमरे के खुले दरवाजे से इसे सफ़ीर नीम भरहुना हालत में बेड पर पड़ा नजर आया। वो गाड़ी से अपने साथ रस्सी भी लाया था। शराब के नशे में डूबा वो होशो खरत से बेगाना था। जरगाम अली खान ने इसे उठाकर कंधे पर डाला और लाकर दूसरे कमरे में मौजूद एक कुर्सी के साथ इसे बांध दिया। इसका नशा दूर करने के लिए पहले इसे पानी में लींबू डालकर इसके मुँह पे ढेला, जिसके लिए जवाब में इसके मुँह से मखलूसात का एक तूफान निकला। जरगाम अली खान का हाथ उठा इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। इसने मरी की यखबस्ता सर्दी में पानी की बाल्टी भरकर इसके ऊपर ढेली तो वो होश की दुनिया में लौट आया। जरगाम ने एक चेयर घसीट कर इसके सामने रखी और मोबाइल से जीनिया की तस्वीर निकाल कर इसके सामने की। इस लड़की को जानते हो? इसने नफ़ी में सिर हिलाया। जरगाम ने पॉकेट में से एक चाकू निकाला और इसकी आंखों के सामने लहराया। हाँ जानता हूँ, वो किसी रट्टे रटाए तोते की तरह बोला। ठीक है, फिर अंजाम के लिए भी तैयार हो जा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जरगाम ने एक जोरदार कहका लगाया। हमारी भी हंसी छूट गई। माफ़ी, ऐसा तो सोचना भी मत। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी मौत हूँ। मरने से पहले अपनी मौत का चेहरा देखना चाहोगे? इसने मेकान के अंदाज में सर इस बात में हिलाया। जरगाम अली खान ने अपना मास्क में छुपा चेहरा आज़ाद किया। वो अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाल कर इसके ऐन दिल के मकाम का निशाना लिया और 6 की 6 गोलियाँ इसके जिस्म में उतार दी और जहाँ से आया था वहाँ से निकल गया। गाड़ी तक पहुँचा और वहाँ से अहमदाबाद की तरफ निकलता हुआ वापस इस्लामाबाद लौट आया। बस स्टॉप पर बस का वेट करी थी। वो एक इंटरनेशनल फार्म में एक एडिटर के तौर पर काम कर रही थी और जब काफ़ी देर खड़े रहने के बाद इसे गाड़ी नहीं मिली तो वो पैदल ही चल पड़ी। KFC के पास से गुजरते हुए इसे शदीद भूखा एहसास हुआ और वो कुछ सोचते हुए अंदर बढ़ गई। अपना ऑर्डर लेकर वो चेयर संभाल रही थी जब इसे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को वो लाखों में भी पहचान सकती थी। इसने रुख मोड़कर देखा तो वो वही था। इसके लब खफीफ से वाह हुए और फिर आपस में पुविस्त हो गए। आंखों में नमी आ ठहरी। बैग के स्ट्रेप पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई। वो जरगाम अली खान था। बिलाशुबा वो इसे पूरे 6 साल के बाद देख रही थी। इसने जल्दी से रुख मोड़ लिया, मुबादा वो इसे देख न ले। किसी बात पर वो हंसा था। इसके साथ जीनिया, सुफान और एक 4-5 साल का बच्चा भी था। इसका जी चाहा वो पलट कर इसे हंसते हुए देखे, क्योंकि वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगा करता था। लेकिन इसने खुद को डांटा। इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो बैग संभालती हुई बाहर निकल आई। फ़ज़ा में एकदम से जैसे घुटन सी भर गई थी। दिल एकदम ही दुख से भर गया था। भूले बसरे दुख शोर मचाने लगे। 6 साल गुजर गए हैं, ठीक है। वो मर रहे हुए कदमों से चलती हुई हॉस्टल में दाखिल हुई और अपने रूम में आकर टेबल पर सर रखा और आंसू को बहने दिया। वो बेआवाज़ रोती रही और यहाँ तक कि इसकी आंखें खुश्क हो गई। मोहब्बत के लिए बहाया गया आंसू जहाँ भी गिरे ज़मीन को बंजर कर देता है। और इन गुजरे 6 सालों में इसने 2 ही काम शिद्दत से किए थे। एक जरगाम अली खान से इश्क और दूसरा इसको भूल जाने का हद। ये कैसे मुमकिन है, इश्क करना और फिर भूल जाने का हद भी करना। लेकिन आज जब 6 साल के बाद जरगाम अली खान को सरेरार नज़र आ गया तो उसे लगा वो अपना आहत नहीं दबा सकेगी। वो तो आज भी वही मुकीम था, अव्वल रोज़ की तरह इसके दिल का हुक्मरान। इसे देखकर इसे लगा कि वो तो कभी इसे छोड़ के आई ही नहीं थी। नहीं, मुझे अभी से याद नहीं रखना है। इसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। मैं सिर्फ तुझको सुनूं जान के तेरा लहजा, तू बोलता है तो फिर खुशबुओं में मिलता है। 6 साल पहले जब वो इंतकाम की आग बुझाकर लौटा तो इसने सोच लिया था कि वो जीनिया आपी को मना लेगा। वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ज़ैनब सुल्तान इसकी रूह में बस चुकी थी। इसके बगैर तो अब बस सांस भी मुश्किल से आनी है। वो एक फ़ैसला करके लौटा था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ इसे वीरानी से महसूस हुई, लेकिन इसने सर झटक दिया। वो सुस्त कदमों से अंदर हाल में दाखिल हुआ और सामने पड़े सोफे पर ही लेट गया। ज़ाहिरा खतून इससे जीनिया की खैरत मालूम करके इसे इसका ख्याल आया, जिसे वो कमरे में ही रहने का पाबंद कर गया। वो ज़ाहिरा खतून से इजाज़त लेकर अपने रूम में आ गया। कमरा खाली और सुनसान पड़ा था। वो अपने कपड़े निकालने के लिए जब वार्डरोब खोली तो वहाँ से ज़ैनब के सारे कपड़े गायब थे। वो तेज़ी से वाशरूम की तरफ बढ़ा, वो भी खाली था। इसके उसान खता हो गए। इसने पागलों की तरह बेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। वो वहाँ होती तो मिलती।
ये डायलॉग हमारे फेवरेट होते हैं, जहाँ पे लिखे होते हैं वो वहाँ होती तो मिलती। आखिर में वो पागलों की तरह बालों में हाथों की उंगलियां फंसा कर बैठ गया। इसने गाड़ी की चाबी ली और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी लेकर सुल्तान खान की हवेली पहुंचा। इसका ख्याल था वो वहीं आई होगी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो हवेली लौट आया, लेकिन उजड़ा बिखरा सा। लेकिन वो ज़ैनब से बदजन हो गया। बेटा, वो तुम्हारे रवैये से नाउम्मीद होकर यहाँ से चली गई, लेकिन हम इसे ढूंढ देंगे, वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। नहीं माँ, अब इसे कोई नहीं ढूंढेगा, कोई भी नहीं। वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, अब खुद ही लौट कर आएगी। जीनिया भी ठीक कहती थी, ये लड़की तुम्हारे प्यार के जाल में तुम्हें प्यार के जाल में फंसा कर मार देगी। अम्मोजान, इसने आपके बेटे की जान ले ली है। इसे सालों लगे खुद को संभालने में। इसने सरदारी छोड़ दी और माँ को लेकर शहर आ गया। इस बार ज़ायरा खातून ने कोई इतराज़ नहीं किया, लेकिन इसने अपने गांव के लोगों से जो वादा किया था, इसने वफा किया और 3 साल के कलील मुद्दत में डैम तमीर हो गया। इसमें बहुत से लोगों की काविश शामिल थी। सुफान ने अपना दुबई में मौजूद एक फ्लैट बेचकर इसकी सारी रकम डैम के लिए दी थी। फाइका सुल्तान की बर्बादी, ज़ैनब सुल्तान की गुमशुदगी और इकलौते भांजे के कत्ल ने सुल्तान खान के कंधे झुका दिए। वो अब बाएं तरफ के फालिज का शिकार होकर बिस्तर मर्ग पर पड़ा था और अब इसे खुदा भी याद आया था। इसने अपने शहर में मौजूद सारी ज़मीन बेचकर डैम के लिए पैसे दिए थे। जीनिया आपी की शादी बहुत धूमधाम से सुफान के साथ हो गई थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशोखरम थी। इसका एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम ज़रगाम ने कलब मोमिन रखा था और इसकी सारी आदतें ज़रगाम अली खान के जैसी थी। जीनिया की ज़िंदगी में बस एक ही मलाल था, इसकी वजह से ज़रगाम अली खान की ज़िंदगी अधूरी रह गई। इसने अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर दी और वो पाकिस्तान में कम ही टिकता था, कभी कहाँ और कभी कहाँ। इसकी ज़िंदगी का मकसद बस लोगों की खिदमत था। आज भी इस पर बहुत सी लड़कियां मरती थी और कहीं इस एक ने इसे प्रपोज भी किया था, जिसके जवाब में वो इन्हें बताता कि वह शादीशुदा है और अपने मोबाइल में मौजूद चंद एक तस्वीर थी ज़ैनब की, जो वो सबूत के तौर पर पेश करता। रात को जागते रहने की वजह से सुबह इसकी आंख देर से खुली। वो जल्दी से फ्रेश होकर बगैर नाश्ते के ही निकल आई थी। आज लेट होने की वजह से इसने पॉइंट से जाने का फैसला तर्क किया और पास से गुजरते रिक्शा को रोककर पता समझाकर बैठी ही थी जब इसके मोबाइल पर रिंग हुई। दूसरी तरफ इसकी यूनिवर्सिटी दोस्त अलीना थी, जो कि अब इसकी कोलीग भी थी। इस्लामाबाद में आकर वह शुरू में इसके घर ही रही थी। वो इसके तमाम हालात से बाखूबी आगाह थी। इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से इसकी तशवीश में डूबी उभरी आवाज़ भरी, हेलो ज़ैनी, कहाँ हो? क्या हुआ है? तुम अभी तक कहाँ हो? अलीना, मेरी आंख लेट खुली है तो बस मैं रास्ते में ही हूँ कि जल्दी से आओ। वो ऑफिस में पहुंची तो अलीना इसके इंतजार में थी। वो शायद इसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ज़ैनब को देखकर वो ठिठक गई। बाय द वे, तुम इतना लेट क्यों हुई और ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो खोजती निगाहों से देख रही थी, नज़रें चुरा गई थी। हाँ, रात को ठीक से सोई नहीं मैं। अच्छा। अलीना ने बेयकीनी से इसे देखा मगर बोली कुछ नहीं, क्योंकि सामने से इनका एमडी खावर आ रहा था। इन दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी सीट संभाली, लेकिन लंच ब्रेक तक वो कोई भी काम न कर सकी। इसका जहन उलझा हुआ था। अलीना ने इसे नोट किया, लेकिन बोली कुछ नहीं। इसकी आदत नहीं थी खामखा खोजने की। लंच ब्रेक में वो दोनों कैफेटेरिया जा रही थी जब सीढ़ियों पर ठिठक कर रुक गई, क्योंकि वो एमडी खावर हसन से महवे गुफ्तगू ऊपर की तरफ आ रहा था। वो जल्दी से इससे छिपना चाहती थी, लेकिन ऐन इस लम्हे इसने बात करते हुए ऊपर की तरफ देखा और वो इस लम्हे के लिए तैयार नहीं थी। ज़ैनब सुल्तान का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो भी कुछ लम्हे ठिठका, लेकिन अगले ही पल वो फिर से गुफ्तगू में मशगूल हो गया। गेट असाइड प्लीज़, किसी ने कहा और वो गोया हवासों में लौट आई। इसने जल्दी से जीना बूट करने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो धड़ाम से नीचे गिरी। जूते की एड़ी टूट गई थी। वो शर्मिंदगी से सर भी ना उठा सकी। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे उम्मीद थी कि वो इसके पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रेलिंग का सहारा लेकर जब वो उठी तो वो कहीं नहीं था। इसकी कोहनी छलनी हो गई थी। वो बैग संभालती हुई उठी और डिस्पेंसरी चली गई। बैंडेज करवा कर जब वो बाहर निकली तो वो सामने आ गया था। ब्लैक 3-पीस सूट से बेतन की आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए, अपने अकड़ और मगरूर अंदाज लिए इसके कुछ बोलने से पहले वो बोल उठा, मुझे पता था तुम इधर ही आई होगी। कैसी हो? इसने नम पलकें उठाई, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। इन 6 सालों में तुम ज़रा भी नहीं बदली, वैसी ही हो। वो बात 6 सालों की कर रहा था, लेकिन एहसास ये दिला रहा था गोया 6 घंटों बाद मिल रही हूँ। वो भी कहना चाहती थी कि तुम भी नहीं बदले, वही अकड़ और गरूर चूं का तू है, लेकिन ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। मैं नहीं जानती कि आप कौन है। इसने उबड़ आने वाले आंसुओं को पीछे धकेला और दूसरी जानिब मुड़ गई और फिर वो भी इस पर एक कहर बरसाती नज़र डालकर वहाँ से निकल गया। गाड़ी में बैठकर इसने अपना सारा गुस्सा स्टीयरिंग पर निकाला। मैं ही पागल हूँ जिस लड़की के पीछे खवार हो रहा हूँ। इसने मोबाइल निकाला और जीनिया को कॉल मिलाई। हेलो की आवाज़ सुनते ही वो बोल पड़ा, जीनिया आप कल मुझसे किसी लड़की की बाबत पूछ रही थी। आप और अम्मूजान जाकर बात कर लें इसके घर वालों से, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो ये कहकर इसने कॉल काट दी। ज़ैनब सुल्तान, अब तुम खुद मुझ तक आओगी। मैंने अपनी अना गुरूर सब कुछ बस पुष्ट डालकर तुम्हारी तरफ बढ़ा, लेकिन तुम आज भी 6 साल पहले वाली जगह पर खड़ी हो। ज़ैनब सुल्तान ने दोबारा ऑफिस जाने के बजाय हॉस्टल को निकल गई, क्योंकि वो जानती थी अब काम तो वो कोई कर नहीं सकेगी, तो बेहतर है कि दूसरों की नज़रों में तमाशा बनने के बजाय हॉस्टल ही चली जाओ। जी तो ओके, तो ये खावर आई थिंक ज़रगाम ही है।
अरे ज़ैनब, तुमने नए बॉस को देखा है यार? क्या चीज़ है। ज़ैनब आज ऑफिस आई तो लीना इसे नए बॉस के बारे में बताने लगी। ज़ैनब को तो इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसका ख्याल था दुनिया में ज़रगाम अली खान से ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई है ही नहीं। अलीना काफ़ी देर इसकी तारीफ़ें करती रही और फिर ज़ैनब की अदम दिलचस्पी देखते हुए खामोश हो गई, जो अपने काम में मगन फाइल सेट कर रही थी। तभी एमडी खावर हुसैन के साथ, ओके खावर नहीं, खावर और ही नाम है, ज़रगाम आया है। ज़रगाम अली खान अंदर दाखिल हुआ। अलीना ने इसका बाजू पकड़ कर इस तरफ इशारा किया और साथ ही ज़ेर लब बड़बड़ाई, न्यू बॉस। और ज़ैनब सुल्तान की जो निगाह उठी तो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ज़रगाम अली खान के साथ एक बेहद मॉडर्न लड़की इसके बाजू पर हाथ टिकाए आगे बढ़ी थी। यार इस डाइन को देखो कैसे चिपक रही है इसके साथ। खावर हुसैन की बहन है। अलीना ने झुककर ज़ैनब के कान के करीब सरगोशी की और वो तीनों चलते हुए आकर ज़ैनब के कैबिन के पास खड़े हो गए थे। एक हाथ पैंट की पॉकेट में घुसाए दूसरे हाथ से सिगार के कश ले रहा था। कितना चालाक है, उसे साथ जानबूझ के स्विच कर रहा है। कभी कभी हमारी आवाज़ फैल जाती है और कभी कभी सिमट जाती है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मक्खी हमारी जान नहीं छोड़ रही, इसलिए हम ऊपर कुछ ले रहे हैं, कंबल ले रहे हैं और फिर बात पे उसे हटा रहे हैं गर्मी लगने की वजह से। बात करते करते इसने नज़र उठाकर ज़ैनब सुल्तान को देखा, जो किन अखियों से इसे देख रही थी। वो 2 कदम चलकर ज़ैनब के करीब आया। आपका क्या नाम है मैम? जी ज़ैनब सुल्तान। इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी और इसके ज़ैनब सुल्तान कहने पर गुस्से से ज़रगाम अली खान की पेशानी सलवटों से भर गई। ओके, अब आपका क्या काम है यहाँ? जी मैं एडिटिंग करती हूँ और साथ कभी कभार कुछ लिख भी लेती हूँ। इस हफ्ते का मैगजीन कवर आपने एडिट किया था? जी हाँ, वो इत्मीनान से बोली। देखिए मिस, क्या नाम है आपका? इसकी एक्टिंग पर ज़ैनब ने दांत पीसे इसका दिल चाहा, सामने पड़ी सारी फाइल्स उठाकर इसके सर पर दे मारे। जी ज़ैनब सुल्तान, इसने ज़बत की घूंट भरते हुए जवाब दिया। देखिए मिस, आपने जो ये कवर एडिट किया है इस पर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रंगों का इस्तेमाल किया है। यहाँ अगर तहरीर सुर्ख के बजाय ब्लैक कलर में ही होती तो ये ज़्यादा अच्छी दिखती। इसने एक जगह पर उंगली से इशारा करते हुए कहा। आज के बाद आप जो एडिट तैयार करेंगी वो पहले मुझे दिखाएंगी, फिर इसके बाद वो अप्रूव होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। इसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। ओके, फिर अभी आपके दिमाग में इस वीक के कवर के लिए आइडियाज़ हैं वो लेकर मेरे ऑफिस में आ जाएं। जी सर। और वो मुस्कुराहट ज़बत करता हुआ अपने ऑफिस में चला गया और रूम में इधर उधर टहलते हुए इसके आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लैपटॉप उठाए अंदर से लिए वो इसके सामने बैठ गई और लैपटॉप पर इसे कुछ डिज़ाइन दिखाने लगी। ज़रगाम ने अपनी सीट छोड़ी और उसकी सीट के पीछे आकर खड़ा हो गया। ज़ैनब को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। इसने थूक निकला और फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाने लगी। जब ज़रगाम ने इसके कान के पास झुकते हुए हाथ से स्क्रीन पर टच करके कुछ पूछा और इसके लब इसके कान के लू से टकराए और लैपटॉप ज़ैनब सुल्तान के हाथ से नीचे जा गिरा, जिसे ज़रगाम ने बर वक्त पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या मैं समझा दूँ? ज़रगाम अली खान की शरारत से भरपूर आवाज़ इसे हवासों में खींच लाई। इसने बेसाख्ता अपने सामने रखा लैपटॉप बंद कर दिया। जी नहीं, मुझे सब समझ आता है। अच्छा, वो बेख्तियार हंस दिया। मसलन क्या क्या समझ आ गया आपको? लहजा ज़ुमैनी था। मैं चलूँ? इसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और अपनी चीज़ें समेटने लगी। कुछ देर रुको ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा की तरह इसने दिल की आवाज़ पर लात मारी। वो अपनी कहकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। ज़ैनब सुल्तान, मेरी बातों का जवाब देकर जाओ, वरना मैं अभी इस ऑफिस से तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर लेके जाऊँगा। और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह सिर्फ धमकी नहीं है। अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो मुझे अपने साथ पाओगी। और वो पाँव पटकती वापस आकर सीट पर बैठ गई। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? इस रात जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे आने तक इस कमरे से कहीं नहीं जाना, फिर तुम क्यों भागी? आपने कहा था आप आकर मेरे बारे में फ़ैसला करेंगे। आपने ये नहीं कहा था कि मेरा इंतज़ार करना। मैंने आपको रोका भी था, अपनी अना को रौंद कर आपकी तरफ पेशकदमी की थी, लेकिन आप एक भी लफ्ज़ कहे बगैर चले गए। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले आप मेरे नाम के साथ अपना नाम हटा दें, मैं आपकी पहुंच से दूर चली जाऊं, ताकि कम से कम आपका नाम मेरे नाम से तो जुड़ा रहे। आखिर में इसकी आवाज़ में आंसू की नमी सी घुल गई थी। नाम तो तुम अब भी अपना ज़ैनब सुल्तान ही कहलवाती हो, फिर बस निकाहनामे पर ज़ैनब ज़रगाम अली खान लिखा होने से क्या होता है? वो तंज़िया मुस्कुराई। कुछ और पूछना है सर? इसने नफ़ी में सर हिलाया और ज़ैनब सर झुकाए बैठे ज़रगाम अली खान पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गई, जबकि ज़रगाम अली खान ने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के, अब ये पता नहीं क्या लिखा है क्योंकि अल्फाज कट हुआ है। एम्प्लॉयज़ की आई थिंक फाइल वाली है। वेब खोली और ज़ैनब सुल्तान के नाम पर क्लिक किया। नाम ज़ैनब सुल्तान, वालिद या शोहर का नाम ज़रगाम अली खान, स्टेटस शादीशुदा। ज़रगाम अली खान के चेहरे पर एक हलवाई चमक उपरी और इसने मुस्कुराते हुए जीनिया का नंबर डायल किया। जीनिया भी मुबारक हो, आपकी भाभी मिल गई है। शहजादे सच कह रहे हो? इसकी खुशी से चोर आवाज़ इसकी समाहतों से टकराई। बिल्कुल सच। इसकी आवाज़ में एक खनक थी। कब ला रहे हो इसे घर? बस पहले से मना लूँ फिर लेकर आता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। वो अपने काम में मगन थी। वो पूरी दिलजमी से अपना काम कर रही थी और ज़रगाम अली खान को मज़ीद बातें सुनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। तभी वो इसे अपने तरफ आता दिखाई दिया। इसकी हर अंदाज में उछलत थी। वो इसे देखकर इसे नज़रअंदाज करती हुई मज़ीद
तनदही से काम करने लगी। वो इसे मुखातिब करने की जगह इसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उजलत में बोला, ज़ैनब जल्दी चलो, मेरे साथ कुछ काम है तुमसे। इसकी इस हरकत पर सब लोग इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। सबकी नज़र ज़रगाम अली खान के हाथ में मौजूद ज़ैनब के हाथ पर थी। अलीना ने हैरान होकर दोनों को देखा। ज़ैनब ने सबकी तरफ देखते हुए दृष्टि से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया। सर अभी ऑफिस आवर्स हैं, बाद में आपसे बात करती हूँ। ज़रगाम अली खान गज़बनाक हुआ। ज़ैनब, ज़रगाम अली खान, मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही या नहीं, समझ आ रही है या नहीं? अब की बार इसने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तभी ज़ैनब ने भी खुद को इसे छुड़ाने की जदोजहद की और तभी पास पड़ा एक फ्रेम नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। ऑफिस में सब लोगों को सांप सूंघ गया। इतने दिनों में वो ज़रगाम को इतना तो जान ही गए थे कि वो गुस्से का बहुत तेज़ है। ज़रगाम अली खान ने मुठ्ठियाँ बींच कर ज़ैनब पर एक नज़र डाली, जिसकी आंख में आंसू से इसके चेहरे से होते हुए इसकी नज़र इसके पाँव पर गई, जहाँ शीशे का एक टुकड़ा लगने से इसका पाँव खून से रंगीन हो गया था। वो झुककर इसके पाँव के करीब बैठ गया और इसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखते हुए अलीना को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोला। सब लोगों के लिए सीन अब बहुत दिलचस्पी लिए हुए था। इनका नया नया बॉस ऑफिस की एक एम्प्लॉय से आकर चाहता गया है। ज़ैनब की ड्रेसिंग करके वो उठा और इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ैनब, अम्मुजान हॉस्पिटल में है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? इसकी बात पर वो जल्दी से उठी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से वापस बैठ गई। ज़रगाम अली खान ने अपने आसपास सबकी चहमगोइयाँ सुनी, जिसमें दबी दबी सी हंसी भी शामिल थी। इसने जहाँ तक नज़र अब पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है, जहाँ तक नज़र पहुँचती थी वहाँ तक एक कड़ी नज़र डाली। सब नज़रें चुरा कर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गए। जब इसने हाथ उठाकर सबको मुतवज्जा किया, जी तो आज आप सब लोगों को ये बताना है कि ये जो है ज़ैनब सुल्तान, ये मेरी ऑफिशियली वाइफ हैं। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, इसलिए आप सबको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और सब हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि ज़रगाम अली खान ने झुककर इसे बाहों में उठा लिया था। इसके उठाने पर ज़ैनब ने एहतजाज किया, लेकिन इसने कहाँ किसी की सुननी थी। हॉस्पिटल में सुफ़ान और ज़ीनिया दोनों मौजूद थे। ज़रगाम इसे उठाए जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो ज़ीनिया ने अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसे बेंच पर बैठाकर वो ज़ीनिया की तरफ मुड़ा। अपिया कहाँ है अम्मुजान? आपने कहा था कि वो कह रही हैं मैं ज़ैनब को लिए बगैर ना आऊँ। देखे मैं इसे ले आया हूँ, बताएं ना कहाँ है अम्मुजान? इसकी खामोशी पर वो अपना और परेशान हो गया, जबकि ज़ीनिया ने अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई थी। ज़ैनब और सुफ़ान ने ज़रगाम की हालत देखकर कहका लगाया, जबकि ज़ीनिया ने आगे बढ़कर ज़ैनब को गले लगा लिया। डियर भाभी, कहाँ गायब हो गई थी? वैसे बताऊँ अम्मुजान बिल्कुल ठीक है। वो ना हमने सोचा वैसे तो क्या पता मेरा भैया तुम्हें मनाने में कितना वक्त लगा दे, इसलिए हमने इसके साथ छोटा सा मजाक किया है। तो फिर भाभी चले घर। ज़ैनब ने नज़र उठाकर ज़रगाम अली खान को देखा और इसकी जज्बे उठाती नज़रों से घबरा कर सर झुका लिया। आज ज़ैनब के घर आने के पूरे 7 दिन के बाद इनका वलीमा था और इन 7 दिनों में ज़रगाम को ज़ैनब की एक झलक भी नहीं देखने दी गई थी। ज़रगाम ने ब्लू कलर के 3-पीस सूट में मलबूस आज की तकरीब पर छाया हुआ था। वो बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर वक्त देख रहा था और फिर इसका इंतज़ार खत्म हुआ। ब्लू कलर के लहंगे में जिस पर गोल्डन कलर का काम था, मेहंदी से सजे हाथ, कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ डाली गई थी। नफासत से किया गया मेकअप ज़रगाम अली खान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो पल के झपकना भी भूल गया। ज़ैनब के साथ अलीना और ज़ीनिया थी। इसे स्टेज पर इसके बराबर बिठाकर ज़ीनिया ज़रगाम अली खान के पास आई और इसकी पेशानी का भूसा लिया। ज़ीनिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। सुफ़ान याहिया इसके बराबर आकर खड़ा हो गया। इसका हाथ पकड़कर खड़ा कलब मोमन भाग कर ज़रगाम अली खान की गोद में बैठ गया। मामू, क्या ये हमारी मामी है? वो पुरशौक नज़रों से ज़ैनब को देखते पूछ रहा था। जी बेटा, ज़रगाम ने झुककर इसके गाल पर किस करते हुए जवाब दिया। अच्छा, इसने अच्छा को लंबा खींचा। क्यों, क्या हुआ? मामी अच्छी नहीं लगी? नहीं, प्यारी है बट आपसे ज़्यादा नहीं। और इसकी बात पर सबका जानदार कहका एक साथ गूंजा। बेटा, ये तो आप अपने मामू से पूछे कि इन्हें मामी कितनी प्यारी लगती है। ज़ीनिया ने शरारत से कलब मोमिन को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा। इसकी बात पर ज़ैनब के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो तो कलब मोमिन से 100% मुतफिक थी। वो जानती थी वह शहजादों की आन बान वाला शख्स है, इसे तो कोई भी मिल सकती थी, लेकिन इसके रब ने इसे ज़ैनब सुल्तान की किस्मत में लिखा था। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था, जिसने इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा की थी। वलीमे की तकरीब से वो इसे लेकर सीधा अपने फार्म हाउस के लिए निकला था। ज़ैनब सुल्तान सरशार से इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और वो तो हवाओं में उड़ रहा था। आज वो हर फिक्र, हर परेशानी से आज़ाद हो गया था। वो गुजरे हर पल का उजाला करना चाहता था। इसने बीच रोड में गाड़ी रोक दी और मुड़कर पुरशौक नज़रों से ज़ैनब सुल्तान की सजे समरे रूप को अपने अंदर उतारने लगा। आज एक खरास की बात बताऊं? इसकी बात पर इसने अपनी पलकें उठाकर इसे देखा और अगले पल पलकों की झालर फिर से गिरा दी। वो इसकी लू देती आंखों में देखने की सकत नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, तकरीबन 12 साल पहले से, जब तुम शायद नई कॉलेज गई थी।
मैंने एक बार शहर से गांव आते हुए तुम्हें रास्ते में देखा था। तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और तब मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक की थी। लेकिन तुम होश में होती तो मुझे भी देखती। लेकिन तुम्हारा शायद पेपर था और तुम अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तुमने तो तब भी मेरा दिल चुरा लिया था। जब जरगे में मैंने तुम्हारा नाम लिया तो तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं जानता था। वो मुस्कुराया तो इसके गालों के डिम्पल गहरे हुए और ज़ैनब सुल्तान सोचने लगी, क्या कोई मर्द भी इतना खूबसूरत लग सकता है? हाँ, फिक्शनल मैन ऐसे ही लगते हैं। फिर बाद में सारा ही बेड़ा ही गर्क हो जाता है। और इसके दिल ने गवाही दी कि वो इस खूबसूरती में एक शहर है जिसे वो कभी भी नहीं निकल सकती। मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कितनी एक क्लासेस बंक भी की थी। जानती हूँ, मैं जीनी आपी को भी साथ लेकर आया था। वो तुम्हें देखने आई थी कि वो कौन है जिसके लिए इनका भाई दीवाना हो गया है, और वह इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। जरगाम अली खान ने इसके ठंडे हाथों को अपनी नरम गरम गिरफ्त में लिया और इसे अपनी बाहों की गिरफ्त में लेकर अपने करीब किया और अपने लब इसके सर पर रख दिए, जबकि ज़ैनब सुल्तान ने सुकून से इसके सीने पर सर रख कर आँखें मूंद दी। बादलों की ओट में छुपा चांद भी इनके मिलन पर मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी दुख और सुख का नाम है। खुशियाँ और गम तो ज़िंदगी के साथ हैं और बहादुरी से इनका मुकाबला करने वाले ही ज़िंदगी के मैदान में कामयाब होते हैं। ओके जी, चलो जी, हमारी रिकमेंड लिस्ट में एक और राइटर पता नहीं नावल लिखेंगे और मज़ीद के नहीं लिखेंगे, लेकिन एक और नावल का नाम जुड़ गया है, खून बहा। जैसा सोचा उसके बिल्कुल बरक्स। हमने रीड किया था एक और, लेकिन ये भी रीड किया ना, हमें बहुत बहुत पसंद आया। कितना खूबसूरत नावल है, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली वाइब आई, बहुत अच्छा। सफ़ान का करैक्टर तो अलग ही है, सरकाम का करैक्टर भी बहुत खूबसूरत लिखा गया है। हमें नावल बहुत पसंद है। वैसे तो ये पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन हमने नहीं पढ़ा था, ना ही हमारे आवाज़ में था। तो आप लोगों को नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, नावल में मिलते हैं, सॉरी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें याद है हमें नावल अपलोड करना है, हम इंशाल्लाह आज से वापस कंटिन्यू कर देंगे। और कल हम फैसलाबाद जा रहे हैं अपनी बब्बू की तरफ, और कल का पार्ट भी हम पहले रीड कर लेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। वीडियो को लास्ट में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।